जरा हटोगे प्लीज। थैंक यू आंटी। जब हर माँ ख्याल रखेगी तो हर बच्चा सुरक्षित रहेगा। अच्छा दोस्तों, एक बात बताओ, आप लोगों किस किस को वो एडवर्टीजमेंट याद है जिसमें एक आंटी जो है वो एक पर्टिकुलर बेंच पर बैठी रहती है और उनकी छड़ी जो है वो नीचे गिर जाती है और बात साइड में खड़ा हुआ एक जो लड़का है वो चॉकलेट खा रहा होता है। तो उसी टाइम पर क्या होता है कि आंटी जो है उस बेटे की तरफ को देखती है, मतलब लड़के की तरफ को देखती है कि सोचेगा कि ये छड़ी उठा के देगा, पर लेकिन वो उस पर रेस्पॉन्ड नहीं करता है। आंटी जो है आगे आती है थोड़ा सा छड़ी उठाने के लिए, तभी ऊपर से कुछ ऐसी बहुत ही भारी सी सामान गिरता है उस पर्टिकुलर जो बेंच के ऊपर, वो टूट जाती है। तो आंटी कहती है कि बेटा थैंक यू कुछ नया करने के लिए। ये जो वीडियो स्टार्टिंग में आप लोगों को दिखाई है ना, ये बिल्कुल ऐसी है। आप लोग देखोगे यहाँ पर उन्होंने कुछ किया नहीं है, बस वो उस पर्टिकुलर शीट के ऊपर जाकर बैठ गई। पर लेकिन इसकी वजह से जो लड़की थी इतनी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, वो कंफर्टेबल फील करने लग गई। तो कई बार आप लोग बिना कुछ किए हुए भी बहुत कुछ कर देते हो। तो ज़िंदगी में अगर आप लोग अपना रवैया इस तरीके लेकर चलते हो कि किसी भी इंसान को यार अगर मेरी कुछ थोड़ी सी भी हेल्प करने से और इसमें मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा है और सामने वाले का जो है एक तरीके से फ़ायदा हो जाए, तो इसमें आप लोगों को हमेशा हेल्प कर देनी चाहिए। वैसे किस किस ने देखा है वो एडवर्टीजमेंट ज़रूर बताना। आज मैं आप लोगों को ये पिक्चर क्यों दिखा रहा हूँ, देखता हूँ कौन कौन इसका आंसर देता है। अभी थोड़ी देर में वैसे आप लोगों को पता चल ही जाएगा। काफ़ी शानदार आज के डिस्कशन रहने वाला है यार। आज 21 अप्रैल है, 21 अप्रैल है आज, फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए ये पिक्चर मैंने आप लोगों को दिखाई। अब किसी की समझ में आया, कुछ चक्षु खुले, नहीं खुले तो अभी खुल जाएंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कैसा रहा आप लोगों का कल का दिन, और आज का दिन आप लोग कैसे यूटिलाइज करने वाले हो, डिसाइड किया है या फिर बस ऐसी ही चीज़ें ठीक है कि जैसे कल स्टार्ट हुआ था बिना कोई डिसाइड किए हुए आज भी ऐसे ही स्टार्ट हो गया, या फिर प्लानिंग कर रखी है कि आज का दिन कैसे निचोड़ने वाले हो, ये जरूर बताइएगा। और अपने कल के दिन को कितने मार्क्स आप लोग दोगे और आज के दिन को कैसे लेकर चलोगे, क्या उसकी प्लानिंग आप लोगों के पास में है। जिस टाइम मॉर्निंग में आप लोगों ने डिसाइड किया था कि उठना है, क्या उसी टाइम आप लोग उठे हो। ये चीज़ें जो बोल रहा हूँ ना, इतनी आसान नहीं है। आप लोगों को सुनने में लग रहा होगा हाँ ठीक है आसान है, डेली बोल तो देते हैं सर, पर लेकिन जो करता है ना डेली, उसको पता है भाई साहब। डेली जिस तरीके से आप लोग पर्टिकुलर एक पैटर्न में उठकर अपनी सारी चीज़ों को लेकर चलते हो, ये सबके बस की बात नहीं होती है। अगर ये काम भी आप लोग रेगुलर कर रहे हो तो दुनिया की 95% पॉपुलेशन से आप लोग आगे ऑलरेडी निकल चुके हो, ये बात ध्यान रखिएगा। क्योंकि डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है जो कि हमेशा अगर इंसान फॉलो करता है, इंसान अगर नजर आएगा तो मैक्सिमम जनता के ऊपर हावी पाएगा। क्यों? क्योंकि 95% जनता ऐसी है जो कि अपने आलस के चक्कर में बर्बाद रहती है। कोई भी काम आलस के चक्कर में नहीं करेगी, कोई भी काम इसलिए नहीं करेगी क्योंकि मन नहीं कर रहा है। तो जो मन और आलस के चक्कर में जो इंसान पड़ गया, उस इंसान को ऊपर वाला भी नहीं बचा सकता, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और जिसने इनको त्याग दिया वो अपनी एक सही मुकाम पर पहुंच जाएगा, बस लगा रहे, ये बात ध्यान रखिएगा। शानदार डिस्कशन रहेगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहेंगे अलग अलग न्यूज़पेपर के, और उसी के साथ में उनके अंदर क्वेश्चन भी रहेंगे। तो आप लोगों की छोटी सी टेस्ट सीरीज भी कवर हो जाएगी। बहुत ही प्यारा आप लोगों का ये डिस्कशन रहने वाला है, तो अच्छे से सुनते हुए आगे बढ़ने। कोई भी डाउट होगा तो उससे पूछ लिया करो। बड़ी प्यारी और शानदार बात बोली गई है, जिंदगी अगर खेल है तो इसे जीतने का बस एक तरीका है और वो है कड़ी मेहनत। और जिसने इसको बाईपास करना स्टार्ट कर दिया वो जिंदगी में आलस से भर गया। विराट कोहली साहब का इंटरव्यू सुना था एक बार, तो इन्होंने बोला कि मैं डेली वही रूटीन डेली फॉलो करता हूँ। बहुत बोरिंग लगता था स्टार्टिंग में, पर लेकिन वो आदत बन जाती है फिर, और फिर आप लोग उसको एंजॉय करने लगते हो। उठना मॉर्निंग में, एक्सरसाइज करना मॉर्निंग में उठ के गुनगुना पानी पीना, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों की लाइफ का पार्ट होती है। अगर आप लोग इसको रेगुलरली फॉलो करोगे तो अभी आप लोगों को लगता है स्टार्टिंग में बोरिंग है यार, पर लेकिन अगर ये एक बार को आदत बन गई ना, तो आप लोग के घर वाले, आप लोग के बच्चे, आने वाले पड़ोसी, आप लोग ये सब एक तरीके देखेंगे और वो आप लोगों से इंस्पायर होंगे कि ये इंसान जो है ऐसे कैसे कर लेता है। आप लोग रियलिटी में मानो, ये लोगों की बस की बात नहीं होती है। अगर आप लोग ये भी अगर लाइफ का पार्ट बना लोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिए। तो ज़िंदगी में थोड़ा सा डिसिप्लिन लेकर आइए, फिर देखिए कितना मजा आता है। और जैसा कि मैंने बोला 21 अप्रैल है, एक शानदार दिन है आज। आखिर शानदार क्यों बोला था? क्योंकि आज है नेशनल सिविल सर्विस डे। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से ही होता है जब इंटरव्यू में आप लोग जाते हैं कि आप लोग सिविल सर्वेंट क्यों बनना चाहते हैं। बताइए जरा, मैं भी तो जानूं कि आप लोग सिविल सर्वेंट क्यों बनना चाहते हैं। आखिर जो मॉर्निंग में आकर टाइम से डेली लेक्चर देखते हैं, डिसिप्लिन के साथ में चल रहे हैं, क्या आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढा है? कोई भी आंसर आप लोग दीजिए, जो भी आप लोगों को लगता है, जो भी आप लोगों ने सोचा है। मैं पढ़ूंगा जरूर आप लोगों के कमेंट।
21 अप्रैल को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब की बार भी सेलिब्रेट ऐसे ही किया जाएगा 21 अप्रैल को ही, ताकि जो यंग एक तरीके से एस्पायरेंट हैं, एक तरीके से जो देश के लिए अब एफर्ट डाल रहे हैं, सिविल सर्वेंट जो, वो अपने काम को सही तरीके से लेकर चलें, उसी के लिए यहाँ पर ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है। ये जो पिक्चर है थोड़ी सी धुंधली आप लोगों को दिख रही होगी, पर बात की जा रही है 1947 में 21 अप्रैल को, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा, जब वो होम मिनिस्टर थे आज़ाद इंडिया के, उनके द्वारा जो ऑफिसर्स थे उनके साथ में बातें की गई यहाँ पर दिल्ली के अंदर में। ठीक है, तो दिल्ली के अंदर में ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन जो सर्विस ट्रेनिंग स्कूल है, जो कि मैट काल्फ स्कूल जो हाउस उसके अंदर दिल्ली के अंदर में, वहाँ पर इनके द्वारा जो सिविल सर्वेंट थे उनको एड्रेस किया गया। और सबसे शानदार जो एक शब्द बोला गया, जिसके ऊपर यूपीएससी कई बार क्वेश्चन भी पूछ चुके हैं, उन्होंने बोला स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, यानी कि स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया बोला यहाँ पर, यानी कि एक ऐसा सिस्टम है सिविल सर्विसेज जिसके बिना हमारा देश जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, इसको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात पता है क्या थी, ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया एक ऐसा ताना बाना था जो कि हम लोग को आगे लेकर चलना था। यानी कि पहले ये सारे सिविल सर्वेंट जो है वो अंग्रेजों के अधीन काम किया करते थे, अब उनको एक ऐसी गवर्नमेंट के अधीन काम करना था जो कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट रहेगी। तो इसलिए यहाँ पर कई सारे लोगों ने क्वेश्चन मार्क लगाया कि ये सारे अंग्रेजों के अंदर काम कर रहे थे, तो क्यों ये आप लोगों के लिए अच्छे से काम करेंगे, क्योंकि उस टाइम पर अलग सिस्टम था, अब अलग सिस्टम है। तो फिर भी यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने विश्वास किया लोगों के ऊपर, अपने देश के नागरिकों के ऊपर, और बोला कि अच्छे से काम करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इसीलिए उसी पर्टिकुलर डे को ध्यान में रखते हुए 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे स्टार्ट किया गया हमारे देश में 2006 से, कि हाँ ये डे होना चाहिए लोगों को इंस्पायर करने के लिए। और प्राइम मिनिस्टर जो है एक तरीके से इस पर्टिकुलर डे में जो प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर द एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी दिया जाता है। तो ये पर्टिकुलर एक तरीके से इंस्पायर करने के लिए है लोगों को, कि उनके अंदर इंस्पिरेशन भरा रहे, देश को लेकर सिविल सर्वेंट बनना है। क्योंकि अपने लिए ज़िंदगी जीना आसान होता है, पर लेकिन देश के लिए ज़िंदगी जी जाए। आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ मैं यहाँ पर, ये कहा जाता है कि ज़िंदगी में अगर आप लोग अपने लिए ज़िंदगी जीते हैं, ठीक है आप लोग खुश रहेंगे, लाइफ को एंजॉय करेंगे, पर लेकिन अगर दूसरों के लिए थोड़ा ज़िंदगी जीना स्टार्ट कर देंगे ना, तो आप लोगों की लाइफ जो है वो इतनी शानदार हो जाएगी कि आप लोग हमेशा अपने आप को अंदर से खुश फील करोगे। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूँ, कई सारे लोग, अगर आप लोगों ने देखा होगा, इतना पैसा कमा लेते हैं जिसकी कुछ हद नहीं है, और उसके बाद में क्या करते हैं, वो धर्म दान के रास्ते पर चल देते हैं कि हाँ यार इस पैसे में कुछ नहीं रखा हुआ है। ये आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि इतने पैसे कमा लिए, बाद में चल के सन्यासी बन गया, धर्म दान करता है। ठीक है, रीज़न क्या इसके पीछे, क्योंकि सबको अगर आप लोग देखोगे पैटर्न को समझकर, तो ये चीज़ें समझ में आ जाएगी कि कभी पैसा जो है वो आप लोग खुशी नहीं दे सकता है। वो थोड़ी देर के लिए आप लोगों को जो है एक तरीके से फील करा सकता है कि हाँ आप लोगों की जो आवश्यकता की पूर्ति है, एक गाड़ी हो, अच्छा घर हो, सही चीज़ें होनी भी चाहिए यार तुम्हारे पास में। अपनी ज़िंदगी में कम से कम जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ है, जितनी रिक्वायरमेंट है होनी चाहिए, अच्छी गाड़ी, घर, ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास में होना चाहिए मस्त तरीके से। पर लेकिन आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि वो ज़िंदगी किसी काम की नहीं है अगर आप लोग उसमें से आप लोग अप्रोक्सीमेट 5% जो है उसमें से कंट्रीब्यूशन जो है वो किसी के लिए नहीं दे रहे हैं। यानी कितना ही पैसा क्यों ना हो, अगर 5% अपनी सैलरी का आप लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये रियलिटी में आप लोग को अंदर से इतना अच्छा फील कराएगा कि किसी और चीज़ के साथ में आप लोग कंपेयर नहीं करोगे। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बहुत पुरानी बात है। चंद्रगुप्त और चाणक्य साहब जो हैं वो बैठे बैठे बातें कर रहे थे, तो उस टाइम पर चंद्रगुप्त ने बोला कि मैं टैक्स बढ़ाना चाहता हूँ, लगभग 15% टैक्स होना चाहिए या फिर 10%, ऐसा कुछ था। तो उस टाइम पर बहुत ही लंबा डिस्कशन हुआ, और चाणक्य साहब ने बोला था उस टाइम पर कि किसी भी इंसान के और ऊपर किसी भी राज्य के द्वारा 5% से ज़्यादा उसके इनकम का टैक्स नहीं लगाना चाहिए। अगर चाहते हो कि उस टैक्स की चोरी ना करें, उस टैक्स को अपने मन से पे करें, तो 5% से ज़्यादा टैक्स नहीं लगाना चाहिए। और ये जो 5% की मैं बात करता हूँ, ये इसीलिए करता हूँ क्योंकि इससे अगर 95% आप लोगों के पास में अगर इनकम है, 5% भी आप लोग उसमें से दे देते हैं, तो 95% आप लोग को इतनी खुशी नहीं देगी जितना ये 5% खुशी देगी जब आप लोग किसी की हेल्प करोगे। नहीं यकीन आ रहा है तो अपने लेवल पर हेल्प करके देखो, तो आप लोगों को वो चीज़ फील हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने घर वालों के पैसे आप लोगों को किसी को देने हैं करने, ये मैं इनकम कह रहा हूँ। और इनकम का मतलब होता है जब आप लोग खुद अर्न करने लगो, ठीक है, तो उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को हेल्प करनी है। तो ये अपने ही आप में काफ़ी बड़ी बात है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं मोटिवेट करने के लिए, जो एक तरीके से अप्रिशिएट करने के लिए जो हमारे देश के जो सिविल सर्वेंट हैं उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरीके से अपॉर्चुनिटी भी रहती है कि कैसे कैसे काम कर रहे हैं अलग अलग सिविल सर्वेंट, उनको एक तरीके से ना चेक करने के लिए, और इंडिविजुअल या फिर कोई ग्रुप है उसको बेस्ट एक तरीके से वर्किंग इन्वायरमेंट मिले, ऐसी फैसिलिटी मिले। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो सिविल सर्विस कहीं ना कहीं रीढ़ की हड्डी भी मानी जाती है देश की। तो अगर आप लोग बेसिकली रियलिटी में सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए, कुछ ऐसा एफर्ट डालो
ताकि आप लोगों का कंट्रीब्यूशन जो है आप लोगों के जाने के बाद भी यहाँ पर याद रखा जा सके। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को बताया स्टील फ्रेम के नाम से, और ये कहाँ से निकल कर आया ये भी मैंने आप लोगों को बताया। किस किस को इसके बारे में पता था ये जरूर बताना, देखता हूँ किस किस को पता था। ठीक है, बाकी आगे चलते हैं। दो ऐसी न्यूज़ है जो आप लोगों को देखने को मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है। एक तो है बेसिकली किसके बारे में, ये बाद में बात करूंगा, पहले ये है यहाँ पर आप लोगों को पता है अभी रिसेंटली हमारे 5 सोल्जर जो हैं उनकी जान चली गई। पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर में यहाँ पर मिलिटेंट के द्वारा अटैक किया गया। ये एक ऐसी घटिया हरकतें होती हैं यार बार बार, जिसकी कुछ हद नहीं। आप लोग खुद सोचो यहाँ पर ये आज तक भी ये सिचुएशन, मतलब समझ रहे हो कि हम लोग आज़ादी की 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। 75 साल हो गए पाकिस्तान को हमसे अलग हुए हुए, उसके हाथ में कटोरा आ चुका है, पर लेकिन आज तक ये हरकतें आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये ख़त्म नहीं हो रही उधर से। मतलब इस चीज़ में उसको खुशी मिलती है। और आप लोग हमेशा देखोगे जो इंसान दूसरों को बर्बाद करके खुश रहते हैं ना, भाई साहब मैं लिख कर दे सकता हूँ स्टाम्प मारकर कि कोई भी वो इंसान कभी भी ज़िंदगी में खुश नहीं रह सकता है। आप लोग ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो कोशिश करो कि ज़िंदगी में अगर खुश रहना है तो दूसरों की हेल्प करो, वो सबसे शानदार तरीका है। तो भगवान ये ऊपर वाला जो भी आप लोग जिसको जो बोलते हो वो इनकी आत्मा को शांति दे यार। बहुत ही घटिया हरकत लगती है जब भी मुझे कोई ऐसी न्यूज़ देखने को मिलती है। समझ रहे हो आप लोग, मतलब कई घर के बच्चे हैं दूर रह रहे हैं आर्मी में, या खासकर आर्मी के साथ में चीज़ें देखने को मिलती हैं, और उस टाइम पर फिर खबर जाती है कि ऐसा कुछ हो गया है, तो सोचो उस परिवार के ऊपर क्या बीतती होगी। एक अकेला बंदा घर में रहता है। ठीक है, इरिटेटिंग लगती है यार, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग अंदर से, मतलब अलग ही लेवल का, मतलब पता गुस्सा आता है निकल कर। और मैंने बहुत पास से आर्मी को देखा है, क्योंकि मेरे फादर साहब जो है वो आर्मी में थे, तो चीज़ें फील होती है यार अंदर से बहुत ज़्यादा। चलिए क्या कर सकते हैं, अपने हाथ में, कुत्ते की पूंछ सुधरेगी नहीं वैसे। जो भी है यहाँ पर राहुल गांधी साहब जो हैं उनका अभी जो उनको कन्विक्टेड पाया गया था पर्टिकुलर केस के अंदर में, तो कन्विक्शन जो है यहाँ पर अभी क्या किया गया है, उसको रोकने के लिए इन्होंने जो कोर्ट के अंदर में एक प्ली डाली थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। अभी देखते हैं आगे, फिर इनके पास में आगे कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट के अंदर में, फिर सुप्रीम कोर्ट, तो देखते हैं इनको कोई राहत मिलती है या फिर राहत नहीं मिलती है। तो ये पर्टिकुलर एक केस है जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी एप्लीकेशन के ऊपर क्विज जो है वो किस किस ने अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया है जरूर बताइए। आप लोगों को कैसा लग रहा है क्विज, वीकेंड के लिए तैयार है ना, वीकेंड में टेस्ट भी होगा। ठीक है, और फिर मंथली आप लोगों को टेस्ट देखने को मिलेगा, तो अच्छे से प्रैक्टिस करिए। हर एक एग्जाम में आप लोगों को फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि करंट अफेयर है, चाहे आप लोग एपीएफसी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी प्रीलिम्स, स्टेट पीसीएस, हर जगह फायदा आप लोगों को ये पहुंचाने वाला है। तो इसलिए इसके लिए आप लोगों को अच्छे से एंजॉय करना है। ठीक है, और जो यहाँ पर कोर्स का पार्ट है वो अच्छे से अपनी जो चीज़ों को एंजॉय करते रहिए। कई सारे बच्चे बोल रहे हैं सर पीडीएफ प्रोवाइड कराने में थोड़ा सा लेट हो रहा है, उसके पीछे यार रीज़न ये है कि पीडीएफ को ट्रांसलेट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि जो एक तरीके से हिंदी वाले बच्चे हैं उनको भी पीडीएफ प्रोवाइड करानी है, तो उसके लिए काम चल रहा है। और बाकी इसी के साथ में आप लोगों को पता है, मैंने बोला था कि यहाँ पर भी आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी, इनको हिंदी में ट्रांसलेट किया जा रहा है। कुछ हो चुकी हैं, कुछ अभी बची हुई हैं, उनको एक साथ सोच रहा था मैं प्रोवाइड करा दूँ। ठीक है, तो उसके ऊपर काम चल रहा है। तो अप्रैल के एंड तक का आप लोगों को यहाँ पर जो पीडीएफ है वो सारी अपडेटेड आप लोगों को मिल जाएगी। 1 साल की मैंने बोला था, तो 1 साल तक की आप लोगों को अपडेट पीडीएफ यहाँ पर मिल जाएगी जो हिंदी वाली होगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो इसको आप लोग अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग कहाँ मिलेगी, ये सारी की चीज़ें एप्लीकेशन पर मिलेगी, और एप्लीकेशन कहाँ है उसका लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको जाकर आप लोग अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, और फीडबैक जरूर दिया करो आप लोग। यहाँ पर भी आप लोग रेटिंग दे सकते हो एप्लीकेशन के ऊपर, और इसी के साथ में कमेंट बॉक्स में भी आप लोग बता सकते हो कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। और अगर आप लोग एप्लीकेशन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो studyloverveer.in पर भी आप लोग जा सकते हैं, यहाँ पर भी सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप लोग रियलिटी में सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं तो जरूर कनेक्ट होइएगा। ओके, अच्छा एक छोटी सी बात और फिर मेरे माइंड से निकल जाती है। कई सारे बच्चों को मैंने बोला था, या फिर कोई भी ऐसा इंसान जो कि कहीं काम कर रहा है, काम करके छोड़ चुका है, उसको एक्सपीरियंस है, तो अपना रिज्यूमे सेंड करिएगा। कोई भी काम आप लोग करते हैं, जैसे कंटेंट क्रिएट करने वाला हो गया, ठीक है, शॉर्ट्स एडिट करने वाला हो गया, या फिर आप लोग हिंदी से इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करने वाला कोई काम हो गया, या फिर आप लोग कुछ भी ऐसा काम जो कि आप लोगों के पास में एक्सपीरियंस है, अपना रिज्यूमे भेजिएगा अपना studyloverveer@gmail.com पर भेजना है। मतलब ये मैंने आप लोगों को बोला था, लेकिन मैक्सिमम क्या कर रहे हैं कि सर कोई काम दे दो। यार ऐसे थोड़ी ना, मतलब क्या मैं आप लोगों को काम दे दूँ, आप लोग ये बताइए, कुछ तो एफर्ट डालना पड़ेगा ना। इसलिए मैंने बोला रिज्यूमे भेजो अपना, और रिज्यूमे में ऊपर आप लोगों को अपना बेसिकली मेंशन करना है कि एक्सपीरियंस क्या है, और वो आप लोग कुछ अगर बनाकर भेज सकते हैं कि हाँ हम लोगों ने हिंदी से इंग्लिश में आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं, या फिर कुछ एडिट कर सकते हैं, उसके बारे में बताइए। तो सही कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, आप लोगों ने कंटेंट क्रिएट किया है, या फिर आप लोगों ने कहीं पर कोई भी एमसीक्यू वगैरह आप लोग फ्रेम करते हैं, तो बताइए तो सही। पहले मुझे आप लोग कुछ बता ही नहीं रहे हैं, बस ऐसे ही सेंड कर दे रहे हैं कि सर जॉब दे दो। यार ऐसे थोड़ा ना हुआ करता है।
इंसान को कुछ पता होगा तो उसी को तो जॉब दूंगा ना मैं। आप लोग खुद बताइए 1 मिनट के लिए। तो चीज़ें थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो जितना भी परिवार रहेगा अच्छे से मिलकर काम करेंगे। बस अपना थोड़ा सा वो होना चाहिए कि आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए किस चीज़ का, क्योंकि यार अभी ऐसी कोई टीम नहीं है मेरे पास में जो ट्रेन कर सके लोगों को, ठीक है, कि पहले उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएं। क्योंकि जो चीज़ें अभी चल रही हैं वो भी अभी आप लोग देखते हैं नई नई चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, जस्ट 1 महीना कम, एक 1.5 महीना हुआ है अभी। तो इसलिए ज़रूरी है कि थोड़े से एक्सपीरियंस अगर आप लोग हैं और कुछ कर रखा है आप लोगों ने और कहीं जॉब नहीं मिल रही है, तो उसके लिए आप लोग बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कई सारे सेलेक्ट भी हुए अभी, कई सारे बच्चे जो हैं बेसिकली उनको काम भी स्टार्ट भी कराए। तो आगे इसलिए मैंने बोला था कि बहुत सारी चीज़ें आप लोग को अपडेट होती हुई नजर आएंगी। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिए कि एक्सपीरियंस जरूर अपना शेयर करना है, ठीक है ना। और इसी के साथ में एक आर्टिकल रहेगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैं डिस्कस करूंगा, जो मैंने अभी मार्च में भी आप लोगों से डिस्कस किया था, सेम सेक्स मैरिज के ऊपर। 2 दिन से लगातार उसके ऊपर आर्टिकल आ रहे हैं, रिवीजन भी होगा और कई सारी चीज़ें आप लोगों को जानने को भी मिलेगी। दोस्तों, एमजी नरेगा एक ऐसी स्कीम है जो कि जब से यहाँ पर इम्प्लीमेंट की गई तब से लेके आज तक पता नहीं कितनी बार न्यूज़ में रहती है। इससे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बनते हैं, मेंस में भी, और इवन इंटरव्यू में भी आप लोगों से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ये एक ऐसी स्कीम आप लोगों को देखने को मिलेगी। अभी यहाँ पर क्या किया, अभी यहाँ पर जो सरकार ने अभी बजट के अंदर में इसका जो पैसा था वो रिड्यूस कर दिया। तो इसके चलते कई सारे क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगाए गए, क्योंकि एक ऐसी स्कीम थी जो कोविड-19 पर लोगों का सहारा बनी रही। काफ़ी लार्ज स्केल पर लोगों को जो है इसने सपोर्ट प्रोवाइड कराया। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग किसके बारे में, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जो कि हमारे देश में इम्प्लीमेंट की गई थी काफ़ी लंबे समय पहले। डिटेल में भी बातें करूँगा। और ये आज की डेट में जो है ये माना जा रहा है कि कमर टूटती हुई इसकी यहाँ पर नजर आती है। कुछ बेसिक चीज़ें जो कि आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में पता होनी चाहिए, और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। सबसे पहले तो आप लोगों को याद होगा, मैंने जब आप लोगों को इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज पढ़ाए थे, वहाँ पर मैंने आप लोगों को राइट टू वर्क के बारे में बताया था। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉज में यहाँ पर राइट टू वर्क जो है वो यहाँ पर जब हम लोग बात कर रहे थे तो उस टाइम पर आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर आर्टिकल 41 जो है वो बेसिकली यहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। एक बात और बता रहा हूँ, जैसे अभी वहाँ पर आप लोगों की 6 क्लास हो गई हैं, ठीक है। तो जब भी 7वीं क्लास अभी होगी 1-2 दिन के अंदर में, तो रिवीजन करके आइएगा उसको ढंग से, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या होता है, फिर आप लोग चीज़ों को रिकॉल कर पाते हो और कनेक्ट कर पाते हो। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस और की जाएंगी वहाँ पर, आप लोग का एक बैलेंस आगे बनता रहेगा फिर, ठीक है। तो ये आर्टिकल 21 जो होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि राइट टू वर्क। और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एक ऐसी स्कीम है जो कि 2 आर्टिकल को आप लोगों को बहुत ही बखूबी निभाती हुई नजर आती है। एक तो यहाँ पर राइट टू लाइफ और दूसरा है यहाँ पर बेसिकली राइट टू वर्क, ठीक है। राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, यानी कि सोचो आज की डेट में आप लोगों को जो मिल जाती है, और जैसे आप लोगों को जो मिलती है समाज में आप लोगों की रेस्पेक्ट बढ़ जाती है। वो इंसान जो कि आज की डेट में आप लोग की इज्जत नहीं कर रहे थे, 1 मिनट में आप लोग की इज्जत करना स्टार्ट कर देते हैं। एक बार एक IAS भाई साहब का इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बोले कि जब तक मेरा रिजल्ट नहीं आया था हम लोग रिजल्ट देखने की होड़ में लगे हुए थे। UPSC अपने बेसिकली बोर्ड के सामने रिजल्ट लगाया करती थी पहले, अब तो सारी चीज़ें ऑनलाइन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो कुछ पुराने IAS ऑफिसर थे, तो उन्होंने बोला कि 2 मिनट पहले तक धक्का मुक्की हो रही थी रिजल्ट देखने में, कोई पूछ भी नहीं रहा था कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। और 2 मिनट बाद ऐसा क्या चेंज आ गया मेरी ज़िंदगी में, जैसे ही रिजल्ट आया, मेरी रैंक थी अच्छी, मैं IAS बन गया, तो तुरंत लोग हैं, तुरंत मेरे लिए वहाँ पर एक तरीके से रेस्पेक्ट आ गई लोगों के मन में। कह रहे कि इंसान तो यार अब भी मैं वही था, अब थोड़ी देर पहले तो इज्जत नहीं मिल रही थी। तो ये होता है, आप लोगों की लाइफ एक तरीके से डिग्निटी वाली हो जाती है। जैसे ही आप लोगों के पास में जॉब आती है, लोग आप लोग की इज्जत करना स्टार्ट कर देते हैं। वरना आप लोगों के अंदर ऐसे नहीं कि उस टाइम पर फूल उगाते हैं कि आप लोग के अंदर फूल निकल आए कि आप लोग की जॉब लग गई है, नहीं। आप लोग जो है एक प्रोडक्टिव इंसान हो गए, आप लोग किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे, आप लोगों की लाइफ जो है वो सारी चीज़ें आप लोगों के हाथ में आ गई है। इसलिए इंसान जो है इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर इज्जत देता हुआ नजर आता है। तो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हर एक इंसान पैदा तो एक जैसे होता है, पर लेकिन इस दुनिया में आकर वो क्या चीज़ें लेकर चल रहा है, कैसे जिंदगी लेकर चल रहे हैं, वहाँ से डिसाइड होती हैं सारी चीज़ें। तो ये पर्टिकुलर स्कीम एक ऐसी स्कीम है जो कोविड-19 के टाइम पर लोगों के जीने का सहारा बनी। खासकर जो शहरों में काम किया करते थे, दूर दराज वाले एरिया में, जब वो गांव में आए तो उस टाइम पर बहुत अच्छी सपोर्ट उनको यहाँ पर देखने को मिली। अगर बात करें यहाँ पर, इसका पहले नाम था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। 2005 में जब यहाँ पर ये एक्ट लाया गया, 2006 में इसको इंप्लीमेंट किया गया, तो इसका नाम चेंज किया गया आगे MG नरेगा, इनके महात्मा गांधी जी का नाम लगा दिया। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी जी जो थे वो हमेशा गांव के उत्थान के बारे में बातें करते थे। वो बोलते थे कि गांव में हमारा भारत बसता है, अगर हमारे गांव जो है वो आगे अच्छे से बढ़ गए तो हमारा देश आगे बढ़ जाएगा। मैक्सिमम पॉपुलेशन हमारी गांव में रहती है। आज की डेट में अलग बात है कि हम लोग शहरों में आकर रहने लगे हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारी चेंज हो गई हैं, पर फिर भी गाँव में इंडिया बसता है आज की डेट में भी। तो 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट उनको दिया जाए एक तरीके से। अगर किसी इंसान ने जाकर रजिस्टर कर दिया कि मुझे जॉब चाहिए,
अच्छी बात यहाँ पर यह है कि उस इंसान को अगर जॉब नहीं मिलती है तो उसको भत्ता मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने तो जॉब मांग ली, अब आपने नहीं दी, तो ये आप लोगों की गलती है। तो इसको कहते हैं अधिकार, इसको कहते हैं राइट। यानी कि आपने मांगी, आप लोगों को नहीं मिल रही है, तो आपके राइट का हनन हो रहा है। तो दुनिया में ये पहली स्कीम बनी जो राइट टू वर्क के बारे में लोगों को अधिकार देती हुई यहाँ पर नजर आई, और इसी के चलते यहाँ पर ये इतनी ज्यादा अप्रिशिएट भी की गई, क्योंकि एक ऐसा तबका सोसाइटी का जिसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, वो इस स्कीम के चलते एक तरीके से कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी की गुजर बसर करने लगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है, फर्स्ट टाइम इसको प्रपोज किया गया 1991 में, और उस टाइम पर देश के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। एमजी नरेगा को फिर आगे लाकर यहां पर इंप्लीमेंट किया गया। आप लोगों को ये बताना है कि हमारे संविधान में वो कौन सा आर्टिकल है जो कि पंचायती राज सिस्टम के बारे में बातें करता है डीपीएसपी के अंदर में। यहां से पंचायत निकाल के लाए हम लोग। स्टार्टिंग से हमारे संविधान में पंचायत नहीं थी, याद रखिएगा। जब स्टेटमेंट देते हैं क्वेश्चन में तो आप लोग कंफ्यूजन में डालते हैं कि हमारे संविधान में ओरिजिनली पंचायत थी। नहीं, पंचायती राज सिस्टम हमारे संविधान में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया, और म्युनिसिपैलिटी जो है वो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा लाई गई, वो भी 1992 में। यानी कि 1950 में संविधान इंप्लीमेंट हो गया। उसके 42 साल बाद हमारे देश में पंचायती राज सिस्टम इंप्लीमेंट किया गया। पर इसका यह मतलब नहीं है कि उससे पहले पंचायत नहीं थी देश में। पंचायत थी, वो अपने राज्य ने अपने अपने हिसाब से बना रखी थी। कोई पर्टिकुलर कानून नहीं था जिसको फॉलो कर वो पंचायत बना सकते थे। ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि यहां पर जो ये पर्टिकुलर एमजी नरेगा है ना, ये पंचायत के द्वारा ही इंप्लीमेंट किया जाता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए कि ये पर्टिकुलर स्कीम के बारे में, तो आप लोग यहां से याद रखिएगा, और एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों के बड़ी फ्रीक्वेंटली यहां पर बनते हैं। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, कई सारे लोग जो है इस पर्टिकुलर जो स्कीम को कनेक्ट करके देख लेते हैं। कई सारे जो हमारे आज की डेट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी है। जैसे अगर आप लोग यहां पर बात करेंगे तो कई सारे गोल ऐसे हैं जो कि यहां पर काम करते हुए नजर आते हैं यहां पर। जैसे कि अगर बात करें डिसेंट वर्क के बारे में, तो डायरेक्ट आप लोग इसको कनेक्ट करके यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं भूखमरी भी मिटती है जब इंसान को यहां पर एक तरीके से जॉब मिलती है, उसकी गरीबी भी मिटती है। आप लोग देख सकते हैं हेल्थ भी वो अपनी सही रख सकता है जब उसके पास में पैसा आएगा, बच्चों की एजुकेशन को भी लेकर चल सकता है। तो इस तरीके से इनइक्वलिटी भी यहां पर आप लोगों को खत्म होती हुई नजर आती है। और इसका स्कीम का इस्तेमाल कई बार इन्वायरमेंट को सपोर्ट करने के लिए भी यहां पर किया जाता है। तो एक ऐसी स्कीम है जिसको अगर कोई टच करता है तो ये लगता है कि यार गलत चीज टच कर दी, इतने सारे लोगों को इससे फायदा हो रहा था। इसके चलते यहां पर बार बार इसके बारे में बातें की जाती है। तो आर्टिकल 21 ये आप लोगों को याद रखना है, और आर्टिकल 41 ये दोनों आर्टिकल आप लोगों को याद रखने हैं, एमजी नरेगा से रिलेटेड है। कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और फीडबैक जरूर दिया करो यार, जैसा भी आप लोगों को लगता है डिस्कशन, लाइक या फिर डिसलाइक कर 1 सेकंड में बता सकते हैं, अपना प्यार दिखा सकते हैं, फिर गुस्सा दिखा सकते हैं अगर मजा ना आया हो लेक्चर में। ठीक है, तो इससे मुझे नहीं मतलब फीडबैक, मतलब यूट्यूब को फीडबैक मिलता है। मैंने दिखा रखा था चैनल वार्निंग पर पड़ा हुआ है, इसलिए चैनल की जो रीच है वो बिल्कुल रोक दी है। जहां जो बहुत सारे बच्चे इसको देख रहे थे, लाखों लाखों लोग, अब देखो हटकर कहां पर आ गए हैं। रीजन क्या है, उसके ऊपर स्ट्राइक डाल रखी है चैनल के ऊपर, मैंने आप लोगों को दिखाई थी। प्यार है यूट्यूब को हमसे कुछ लोगों को। ठीक है, तो इसलिए फीडबैक जरूर दिया करो, और लगता है लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप लोग पहुंचा भी सकते हो इसको। ठीक है, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसको लेकर। दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आने वाले काफ़ी लंबे समय तक ये न्यूज़ में रहने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक की वजह से सरकार और सुप्रीम कोर्ट के सींग लड़ गए हैं। सींग लड़ गए हैं, क्यों बोल रहा हूँ सींग लड़ गए हैं, इसलिए बोल रहा हूँ कि सरकार जो है वो कह रही है कि ऐसा नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ऐसा होगा, और इसके लिए हम अपनी बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की बेंच बनाने जा रहे हैं, और वो बेंच जो है इस मैटर की सुनवाई करेगी। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ आप लोगों को, वो जो बेंच इस मैटर की सुनवाई करेगी वो लाइव करेगी, लाइव परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी आप लोगों को। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जो डिबेट डिस्कशन चलेगा ये 18 अप्रैल से, वो सबको लाइव देखने को मिलेगा, लाइव सुनने को मिलेगा, ताकि जनता भी इसके बारे में जागरूक हो सके। आखिर मुद्दा क्या है पूरा, बहुत ही तसल्ली में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करूंगा, सारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। ये ऐसा टॉपिक है जिसको आप लोग यूपीएससी के पॉइंट ऑफ से अगर बात करें, या स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ से बात करें, या फिर किसी भी एग्जाम के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उसके भी एंगल से मैं आप लोगों को बताऊंगा। इवन इंटरव्यू में भी यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है वो भी हम लोग यहाँ पर बातें करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उन्होंने कहते हैं कि 2-4 स्टार लगाने वाला टॉपिक है। तो आ जाओ, तो इसको स्टार वाला टॉपिक बनाते हैं। कैसे कैसे? शादी विवाह में आजकल बहुत इंटरेस्ट है, बच्चे कह रहे हैं कि पढ़ लेने, तो घर वाले कह रहे हैं नहीं तुम्हारी शादी करेंगे। डेली ऐसे दुनिया भर के मेल देखने को मिलते हैं। जो शादी करना चाहता है आपस में, समाज है उन्हें शादी नहीं करने देता, है ना, अजीब समाज। आज की डेट में अगर बात करें हम लोग सेम सेक्स मैरिज के बारे में, तो इसका मतलब ये होता है कि लड़का आपस में शादी करना चाहता है, लड़की आपस में शादी करना चाहती है। ये सारा फीलिंग्स का खेल होता है। यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन को किस चीज़ के लिए फीलिंग्स आ रही है, ये बिल्कुल ऐसे ही है। अगर मानो तो पत्थर में भगवान है, और मानो तो भगवान को भी पत्थर बोल देते हैं इंसान।
तो वही चीज़ें हैं। तो आप लोग कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये सारी चीज़ें मानने की है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है और मानो तो सब कुछ है। ये बिल्कुल इसी तरीके से है। तो जिन लोगों को ये चीज़ें फील होती है उनको लगता है कि यही ज़िंदगी है, और जिन लोगों को ये दूर से देखने को मिलता है उनको लगता है कि क्या फालतू की चीज़ है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, एक इंसान जो है वो नॉनवेज को इंजॉय में खाता है, पूरा इंजॉयमेंट कर करके, दूसरा कह रहा है कि देखो कितना पापी है। तो दोनों के भाव उस चीज़ को लेके अलग अलग हैं, पर लेकिन दोनों अपनी जगह, हो सकता है अपनी जगह दोनों सही हो, क्योंकि उसको वो चीज़ें सही लग रही है, इसको ये चीज़ गलत लग रही है, पर लेकिन हो सकता है दोनों गलत हो। तो एक तरीके से ही तुम्हारे देखने के एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम कौन सा चश्मा पहने हुए हो, ठीक है। जैसे कलर का चश्मा वैसी चीज़ें दिखाई देंगी आप लोगों को। तो ये कुछ टॉपिक भी ऐसा ही है यहाँ पर। इस टॉपिक में आगे घुसने से पहले मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। एक होता है जुडिशियल एक्टिविज्म, और एक होता है जुडिशियल ओवररीच। इनमें डिफरेंस पता है क्या है? इनमें एक बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंट है। उन्हें कहते हैं कि महीन सी लाइन है। अगर ओवर रीच बोले, और बेसिकली जो जुडिशियल एक्टिविज्म है वो तो एक पॉजिटिव कैटेगरी में आता है कि जुडिशरी एक्टिव हो रही है ऐसे मुद्दों को लेकर जो कि समाज में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। पर लेकिन ओवर रीच का मतलब क्या हो गया कि जुडिशरी ने भाई साहब बिल्कुल गवर्नमेंट के पाले में जाकर गेंद जो है उठाकर अपने पाले में लाकर रख ली कि ये कानून भी है, हम ही बनाएंगे। मतलब क्या है? मतलब ऐसे जैसे किसान जो विरोधी आंदोलन चल रहा था, जैसे किसानों का आंदोलन चला था गवर्नमेंट के विरोधी कानूनों को लेकर, उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट को ये देखना था कि ये कानून संविधान के हिसाब से हैं या फिर संविधान के हिसाब से नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का मतलब ये था कि चेक करे यस या फिर नो, पर सुप्रीम कोर्ट ने ना तो यस बोला ना नो बोली। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक कमेटी बना दी। कमेटी बनाने का काम सुप्रीम कोर्ट को कहाँ से हो गया? तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो आती है कि सरकार के मैटर में जाकर इंटरफेयर कर देना। आप लोग ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, वहां पर आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन देखिए। असलियत में देखा जाए तो सोसाइटी का मुद्दा था यहाँ पर, वो कहीं ना कहीं कानून बनाने का मुद्दा था यहाँ पर। तो इंडियन सोसाइटी और गवर्नेंस में हम लोग बात करेंगे तो सरकार को कानून बनाना था। आप लोग देखो जहां पर सरकार को लगता है कि यहाँ पर जनता जो है बिगड़ जाएगी, वो सुप्रीम कोर्ट के पाले में आधी बार तो गेंद अपना भी फेंक देता है। पर यहाँ पर सरकार सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद फेंकने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जहां पर सुप्रीम कोर्ट अपने आप खींच लाता है गेंद, तो यहाँ पर वही बातें देखने को मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट अपने आप खींच के ला रहा है गेंद, और जहां पर मैटर होता है कानून का कि पार्लियामेंट में प्रॉपर डिबेट और डिस्कशन होने के बाद में ये कानून जो है वो पास होना चाहिए, तो उस कानून को वो एक तरीके से बाईपास करके सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन देता है कि भाई साहब ऐसे करो, ठीक है। उसके बाद में फिर सरकार जो है वो कानून बनाती है। तो ये क्या हो गया कि सरकार के एरिया में कबड्डी 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 करता हुआ चला गया बेसिकली सुप्रीम कोर्ट, और उसको छू के टच करके चलाया कि पॉइंट हो गया मेरा, अब हम करेंगे इसके ऊपर काम। तो आप लोग ऐसे चीजें यहां पर समझ सकते हैं। अभी मुद्दा क्या है? मुद्दा यहां पर यह कि सरकार कह रही है कि अगर यहां पर सेम सेक्स मैरिज को अलाउ कर देते हैं तो ये जो समाज में हम लोग रहते हैं उस समाज के ताने बाने को बर्बाद करके रख देगा। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि सेम सेक्स मैरिज अगर कोई कर रहा है तो वो उसका फंडामेंटल राइट है, उस इंसान का राइट टू प्राइवेसी का अधिकार है। वो इंसान जब उसको राइट टू प्राइवेसी का अधिकार मिल चुका है, केस पुत्र स्वामी केस के बाद में 2017 में हमारे संविधान के अंदर में आर्टिकल 21 के तहत में, तो फिर उसको आप लोग शादी करने से क्यों रोक रहे हो? वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से व्यतीत करेगा, आप लोग कौन होते उसमें इंटरफेयर करने वाले? सरकार कह रही है कि ठीक है इंटरफियर नहीं कर रहे हैं, पर लेकिन अगर कुछ ऐसा काम समाज में होने लगे जिसकी वजह से पूरे समाज में कुछ ऐसी चीज़ें फैल जाएं, वहाँ पर चीज़ें जो है वो गलत तरीके से होने लगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा बर्बादी कर सकता है यहाँ पर। तो उसके चलते कई सारे मुद्दे आप लोगों को यहाँ पर इस पर्टिकुलर जो आर्टिकल के अंदर में देखने को मिलेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चींटी की कतार निकल के आती है। आप लोगों ने देखा ना कि चींटी की कतार कहाँ जा रही है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। चींटी की कतार जो है कई सारे केसेस से निकल कर आती है। एक केस था जिसको बोलते हैं नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जो कि 2018 का केस था। इसने क्या किया? इसने सबसे पहले तो ये काम कर दिया कि जो सेक्शन आप लोगों ने सुना होगा 377 सेक्शन था, 377 को बहुत सारे लोगों ने ऐसे भी करके लिखा, ठीक है, कि ये दोनों जो मिल गए हैं, मतलब क्या था इसका? पहले अगर कोई लड़का और लड़की जो कि यहाँ पर एक सेक्सुअल इंटरकोर्स में पाए जाते थे जो कि सेम सेक्स के हैं, यानी कि लड़का लड़के के साथ में फिजिकल रिलेशन बना रहा है, लड़की लड़की के साथ में फिजिकल रिलेशन बना रही है, इनके लिए पर्टिकुलर टर्म दी गई है। जैसे लड़का लड़के के साथ में फिजिकल रिलेशन बना रहा है तो उसको गे बोल देते हैं, लड़की लड़की के साथ में फिजिकल रिलेशन बना रही है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? लेस्बियन बोल देते हैं। ये पर्टिकुलर डिफाइंड टर्म है। घर वालों के साथ में बैठे हो तो थोड़ा सा दूर हो जाइएगा, फिर बोलना मत कि सर बताया नहीं, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं। पर लेकिन मैं ये बोलूँगा कि ऐसी चीज़ें हैं कि घर वालों को भी डिस्कस करनी चाहिए। आज की डेट में तो थोड़ा सा ओपन समाज होना चाहिए, क्योंकि कई सारे ऐसे हैं। एक बार देखो, कई बार क्या होता है, कई ना पापा होते हैं तो पापा बेसिकली लेक्चर सुनते हैं, ठीक है। तो एक थे अंकल लेक्चर सुन रहे थे वो,
तो उन्होंने बेसिकली क्या किया, बोले कि मतलब एक तरीके से ना कि बच्चों को कि इनका लेक्चर सुना करो, बड़ा अच्छा होता है। उस दिन मैं कुछ ऐसे ही टॉपिक पढ़ा रहा था उन्होंने फिर मुझे मेल लिखा कि सर आपका लेक्चर मैंने परिवार को सुनाने के लिए खोल के रखा और आपने तो आज पूरा काम कर दिया। तो यार ये मेरे हाथ की बात नहीं है, तो टॉपिक की बात है। देखो जो पढ़ाने वाली चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, और जब उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट डिबेट डिस्कशन कर रहा है, बाकायदा लाइव डिस्कशन कर रहा है, तो वैसा हम तो टीचर ठहरे, हमारा तो एक तरीके से धर्म है लोगों को समझाना चीज़ें। तो यार हम तो देखो इसको पढ़ाएंगे खुल खुल के, तो उसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है। एक पढ़ा लिखा इंसान है तो 11th की एनसीईआरटी में बच्चे को सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है, वो अलग बात है कि टीचर साहब उसको बाईपास करके निकल जाते हैं। चलिए तो अच्छे से एंजॉय करते हैं पूरे इसको डिस्कशन को। तो अगर लड़का और लड़का आपस में बेसिकली उसको गे, और वैसे उसको बोलेंगे हम लोग लेस्बियन, ये दो मुद्दे आप लोगों को नॉर्मली यहां पर देखने को मिलते हैं। हालांकि केसेस कई सारे हैं, पर लेकिन जो मेन मुद्दा नॉर्मल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इनको लिया जाता है कि अगर नॉर्मली शादी करने की बात आती है तो एक परिवार दूसरे परिवार से जाकर मिलता है। पहले तो चाय पानी पे मिलते हैं, फिर और चीज़ें आगे बढ़ती हैं, फिर रस्में पस्में चलती हैं, फिर कस्में पस्में चलती हैं, और उसके बाद में फिर जो है दो लोग जो हैं वो एक ऐसे बंधन में बंधते हैं जहाँ पर जिएंगे और मरेंगे साथ। फिर दोनों के सींग लड़ने लगते हैं कुछ दिनों बाद वो अलग बात हो जाती है। पर मुद्दा क्या है, घुमा फिरा कर मुद्दा यहाँ पर यह कि जब यहाँ पर शादी कराने की बात आती है तो नेचुरल तरीके से एक रिप्रोडक्शन का जो प्रोसीजर होता है वो एक लड़का और लड़की या फिर मेल और फीमेल, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, जब एक दूसरे के साथ में मिलेंगे तो ही रिप्रोडक्शन आगे चलेगा और ये दुनिया आगे बढ़ेगी। पर लेकिन अगर लड़का और लड़की आपस में मिलकर किसी भी तरीके से संबंध बनाएंगे तो ये एक नेचुरल तरीके से इसको देखा जाता है। अगर नेचुरल कॉन्सेप्ट से देखें तो वो बेबी नहीं कंसीव कर सकते हैं। हालांकि आज की डेट में साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है कि जुगाड़ पानी कर देती है, पर लेकिन नेचुरल तरीके से देखा जाए तो वो सही नहीं है। अब ये बोल रहे हैं कि आज की डेट में हमारे देश में अलग अलग कानून बने हुए हैं। आप लोगों को पता है कई सारे हमारे देश में ऐसे कानून हैं जो कि अलग अलग रिलीजन को कैसे कैसे हम लोग को शादी करनी है, तो उसके बारे में पूरी बातें करते हैं खुल के। मतलब क्या है, मतलब ये कि अगर हिंदू अगर शादी करनी है तो उसके लिए हमारे देश में एक अलग कानून देखने को मिलेगा। अगर मुस्लिम कम्युनिटी को शादी करनी है तो उसके लिए हमारे देश में अलग से कानून देखने को मिलेगा। इनके बारे में मैं बात करूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो आप लोगों को पता है तो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर एक्ट है जो कि हिंदू अगर एक तरीके से दूसरे रिलीजन में जाकर शादी करना चाहता है, और एक तरीके से अगर मुस्लिम दूसरे रिलीजन में जाकर शादी करना चाहता है, यानी कि इंटर रिलीजन अगर शादी करनी है तो उसके लिए अलग से कानून है हमारे देश में। आप लोगों को पता है उसको बोलते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का। तो ये जो कम्युनिटी है जो कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर कम्युनिटी है यहाँ पर जिसको आप लोग बोल रहे हैं कि लेस्बियन और गे कम्युनिटी, ये कह रही है कि जब तुम दो रिलीजन को आपस में शादी करने के लिए अलाउ कर देते हो यार कि तुम जाओ शादी कर लो, तो भाई साहब हम में कौन से कांटे लग रहे हैं, हमको क्यों नहीं अलाउ कर रहे हो तुम शादी करने के लिए? यार हम भी तो तुम ही जैसे हैं, ठीक है। देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। इसका कुत्ता कुत्ता और मेरा कुत्ता टॉमी, यानी कि तेरा कुत्ता कुत्ता उन्हें मेरा कुत्ता कुत्ता और तेरा कुत्ता टॉमी, यानी कि तुम शादी करो इंटर रिलीजन में तो सही, तुम शादी करो अपने रिलीजन में तो सही, हम अगर शादी करे भी तो भी दिक्कत, अपने रिलीजन को दूर की बात होगी। तो ये कह रहे हैं कि स्पेशल मैरिज एक्ट बना इसलिए गया था ताकि स्पेशल केसेस में इसमें अलाउ किया जा सके। तो स्पेशल केसेस वाले एक्ट में हमको भी अलाउ कर दो भाई साहब, ये मुद्दा लेकर यहां पर पहुंचे। पर लेकिन मुद्दा क्या है, स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में आप लोगों को पता है कि अगर उसके अंदर किसी को शादी करनी होती है दो कम्युनिटी के लोगों को, तो उसको पहले जाके डिक्लेयर करना होता है कि हम लोगों को शादी करनी है, ठीक है। तो फिर उस एरिया में जो ऑफिसर्स होते हैं, जुडिशल जो उस एरिया में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स होते हैं, वो एक नोटिस निकालते हैं कि भाई साहब ये अलग अलग रिलीजन के दो लोग जो हैं वो शादी करने जा रहे हैं। किसी को अगर आपत्ति हो तो वो आकर अपनी शंका जो है यहाँ पर जाहिर करे। अब पहले ही ये ऑलरेडी आप लोगों को मैंने बताया कि दो केसेस के बाद में चीजें जो है काफी लिबरल हो गई हमारे देश में। एक तो नवतेज सिंह जौहर का केस आ गया 2018 का, और इससे पहले केशवानंद भारती जी जो है वो झंडा गाड़ के जा चुके हैं 2017 में। उन्होंने प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बना दिया था आर्टिकल 21 के तहत में। अब अगर इस पर्टिकुलर कानून के हिसाब से माने एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के साथ में शादी कर रहा है तो वो उनका प्राइवेट अफेयर है, और तुम जो है उसको पब्लिक कर रहे हो कि भाई साहब आ जाओ, जिसको इस पर्टिकुलर मुद्दे में उंगली करनी हो, टांग अड़ानी है तो वो अड़ा ले तो आप लोग खुद सोचो, एक रिलीजन का दूसरे रिलीजन में शादी कर रहा है तो वहां पर दुनिया भर की टांग लड़ जाती है। जब लड़का और लड़की इस स्पेशल मैरिज एक्ट जो कि 1954 का है, इसके हिसाब से शादी करेंगे तो क्या वहां पे टांग लड़ेगी कि तलवार लड़ेंगी? तलवार और लाठियां लड़ेंगी कि भाई साहब ये तो समाज को बर्बाद करेंगे, इसको हम लोग अलाउ नहीं करने देंगे। तो मुद्दे कई सारे हैं यहाँ पर। तो सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को समझ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं चाह रहा है कि कल को मेरे ऊपर कोई आगे उल्टी सीधी बातें बोले। तो ऐसा काम करेंगे भाई साहब, छुपके कुछ नहीं करेंगे, बाकायदा पब्लिक में प्रोसीडिंग चलेगी। 18 तारीख से सब इंसान जो है सुनेंगे।
तो यानी कि हर एक इंसान जो है उसको समझना चाहिए, और ये बड़ा अच्छा डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि अगर हर एक इंसान सुनेगा, समझेगा, डिबेट डिस्कशन किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो सबको समझ में भी आएगा कि थोड़ा क्या सही है और क्या गलत है। तो यहां पर फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट आ गया। एक तो आप लोगों को पता है राइट टू प्राइवेसी की बात यहां पर आ रही है, ठीक है, इंडिविजुअल के अधिकार की बात आ रही है, राइट टू इक्वालिटी के बारे में यहां पर बात की जा रही है, आर्टिकल 14 के बारे में अगर आप लोग बात करें। और आप लोगों को बताऊं इंटरेस्टिंग चीजें, आज की डेट में कई सारे देश ऐसे हैं जो हमने किया ना अभी नवतेज सिंह जोहर वाले केस में कि डीक्रिमिनलाइज कर दिया सेक्शन 377 को, और चाहे तो दोनों जो है फिजिकल रिलेशन बना सकते हैं प्राइवेट में, कोई नहीं चेक कर रहा तुमको जाके। पर लेकिन आज की डेट में ये डीक्रिमिनलाइज करने वाले हम नहीं है, ये सारा हमारे सर पे नहीं बंधा ओनली। टोटल दुनिया में ऐसे देश आप लोगों को 133 ऐसे देखने को मिलेंगे जिन्होंने इसको डीक्रिमिनलाइज कर रखा है। पर किंतु परंतु अपितु बल्कि एक मुद्दा यहां पर यह है कि 32 ही ऐसे देश हैं पूरी दुनिया में जो कि सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करते हैं। और अगर बात करें एशिया के अंदर में, तो ऐसा अकेला देश है ताइवान। और अगर हम लोग इसको अलाउ कर देते हैं तो दूसरे नंबर पर हमारा झंडा गड़ जाएगा कि भाई साहब इंडिया कितना लिबरल देश है, वो इतनी अच्छे डिसीजन ले रहा है कि सेम सेक्स मैरिज को भी अलाउ कर दिया है। तो आर्ग्यूमेंट फेवर में तो ये है कि अगर बात करें तो आप लोग सिविल जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसमें अलाउ कर दो, फंडामेंटल राइट का है उनका, भाई साहब उनको एंजॉय करने दो, इक्वालिटी उनको भी है, जब दूसरों को दे रहे तो उनको भी दो, और ग्लोबल लेवल पर जब दुनिया कर रही है तो भाई साहब तुमको क्यों दर्द हो रहा है, शादी वो कर रहे हैं, रहना उनको है, लाइफ उनको एंजॉय करनी है, जब दोनों एक दूसरे के साथ में वो खुश हैं तो तुम क्यों परेशान हो, ठीक है। तो यहां पर एक तरीके से उनकी जिंदगी है, उनको एंजॉय करने दो। तो ये बातें यहां पर बेसिकली बोली जा रही है। तो ये कई सारी तरीके से चीजों को देखा जा रहा है, तो आप लोगों को इसको समझना पड़ेगा थोड़े से ओपन माइंड के हिसाब से। देखिए एक इंसान जो है वो कह रहा है कि मुझे अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी है, समाज जो है उसमें इंटरफेयर कर रहा है कि नहीं तुमको इस हिसाब से जीनी नहीं है। तो लोग कह रहे हैं कि समाज को इंटरफेयर करना बनता भी है, क्योंकि उसको देख हम देख कल को और भी काम करेंगे। अब ऐसे तो तुम ये भी बोल सकते हो कि बीड़ी सिगरेट जो है मार्केट में बेचना बंद कर दो, उनको देख देख के कोई बीड़ी सिगरेट भी पीना स्टार्ट कर सकता है, दारू पीना भी स्टार्ट कर सकता है, उनके ऊपर भी बैन लगा दो, उसकी वजह से भी तो समाज जो है वो बेकार होता जा रहा है। ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। ऐसे तो दुनिया भर की पोन जो है आज की डेट में, दुनिया भर में सबसे ज्यादा पोन जो है वो पाकिस्तान और इंडिया में देखी जाती है, ठीक है। तो यहां से आप लोग अंदाजा लगा लो। अब तो इनको भी बंद करो, फिर ये भी तो एक तरीके का अलग ही तरीका पैटर्न चल रहा है। तो किसी इंडिविजुअल को जब आप लोग 21 साल का हो जाता है, उसकी शादी के अधिकार दे रहे हो, 18 साल की उम्र में आप लोग उसको वोटिंग का अधिकार दे रहे हो, जिस इंसान को आप लोग 18 साल की उम्र में ये अधिकार दे रहे हो कि तुम अपना नेता चुन लो, वो नेता चुनेगा अपना और वो नेता जो है वो देश चलाएगा, तुम इतना ज्ञानवान इंसान को मान रहे हो कि तुम उसका अधिकार दे रहे हो कि अपना नेता चुन लो, और तुम उसको इतना अधिकार नहीं दे रहे हो कि अपना लाइफ पार्टनर चुन लो। मतलब देश चलाने का अधिकार तुमने उसको दे दिया और लाइफ पार्टनर चुनने का अधिकार तुमने उसको दिया नहीं। तो ये सारी चीजें एक दूसरे के कॉन्ट्रोवर्सी में चली जाती हैं सारी चीजें। तो इसीलिए इनके ऊपर डिबेट डिस्कशन करना जरूरी है। और ये जैसे मैंने बोला नवतेज सिंह जोहर वाला केस, ये एकदम निकल के नहीं आया, इसके पीछे भी कई सारे मुद्दे चले, आप लोगों को पता होगा। यहाँ पर जैसे मैंने आप लोगों को ये स्लाइड कई बार सुनाई है, नाज ये फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का केस आया था, इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का केस आया 2013 में, जिसमें यहाँ पर बातें चली। इसी बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस आया था नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, इसने ट्रांसजेंडर को पहली बार थर्ड जेंडर बना दिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनको भी देखने को मिलती है। पुत्ता स्वामी और नवतेज सिंह जोहर का केस मैंने आप लोगों को बता दिया। तो घुमा फिराकर आज की डेट में अगर बात करें तो ये अलग अलग तरीके से देखे जाने वाला एक ऐसा एक्ट है, कोई बोलता है अच्छा है और कोई बोलता है बुरा है। तो जिसको अच्छा लग रहा है वो अच्छा बोलता है, जिसको बुरा लग रहा है वो बुरा बोलता है। अब ये डिपेंड करता है कि पूरा समाज इसको कैसे लेगा। तो इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बाकायदा बेंच बना दी है, वो बेंच जो है वो सारे मैटर सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा ही प्यारा सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जिसका इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 145 का सेक्शन 3। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके तहत में पावर मिली हुई है सुप्रीम कोर्ट को कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना सकता है। और आप लोगों को ये बताना है कि ये पावर किस इंसान को मिली हुई है। एक ही है वो इंसान जिसको ये पावर मिली हुई है, आप लोगों को पता चल गया होगा। अच्छा, टोटल सुप्रीम कोर्ट में स्ट्रेंथ कितनी है आज के डेट में जजेस की, पता है आप लोगों को? टोटल इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बताइए जरा। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट किस आर्टिकल के थ्रू होती है? आर्टिकल 124 के थ्रू होती है। और किस आर्टिकल के थ्रू हाई कोर्ट में आप लोगों को अपॉइंटमेंट होती है, ये आप लोगों को बताना है। ये सारे वो क्वेश्चन है, ये सारे वो आर्टिकल है जो टाइम टू टाइम आप लोगों को न्यूज में देखने को मिलते रहते हैं। नॉर्मली देखा जाए तो 3 तरीके कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पनिशेबल फॉर होमोसेक्सुअलिटी जो एक्ट है उसमें बोलते हैं कि भाई साहब ये पनिश एक तरीके से डेथ देनी चाहिए सेंटेंस, और होमोसेक्सुअलिटी इलीगल है। कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं। दूसरे जो यहाँ पर थोड़े से न्यूट्रल टाइप के हैं, वो कहते हैं कि यार इसके लिए कोई कानून नहीं है और जो कर रहे हैं उसको करने दो। तीसरे टाइप के हैं कि भाई साहब सेम सेक्स मैरिज अलाउ होनी चाहिए और यहाँ पर सबको जो है अपना अपना हिसाब है उसको एंजॉय करना चाहिए।
तो अलग अलग कैटेगरी में देश है यहाँ पर। अगर बात करें यहाँ पर ये जो डेथ सेंटेंस है आप लोगों को मैक्सिमम मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री देखने को मिलेगी कि तुम करके दिखाओ, तुमको ना सूली पे लटका देना है हम लोगों को, ठीक है। तो वहां पर ये चीजें बिल्कुल अलाउ नहीं है। जहां पर ब्लैक है वहां पर सेम सेक्स मैरिज अलाउ है भाई साहब। तुम लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी सकते हो, कोई तुम्हारी जिंदगी में इंटरफेयर करने नहीं आएगा। तुम्हारा खुद का अधिकार है, तुम जैसे तुमको जहां पर जाके जो भी करना है तुम करो, तुम्हारी प्राइवेट लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ये सारे मुद्दे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ और डिग्निटी के बारे में बात करता है। जब राइट टू लाइफ और डिग्निटी एक साथ में आ जाती है और प्राइवेसी भी उसमें घुस जाती है तो भाई साहब फिर तो कोई आकर तुम्हारी जिंदगी में इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो ये सारे मुद्दे हैं आप लोगों के सामने। अब आप लोगों को बताना है क्या सही है क्या गलत है। बाकी आर्टिकल फिर भी आएंगे क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट बैठेंगे, उसके बाद में सुनवाई चलेगी, फिर पूरे मुद्दे आगे बढ़ेंगे। तो वही है, जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेंगे और अच्छे से बातें होगी अब उसी दिन डिस्कस करेंगे, उससे पहले इस आर्टिकल के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। तो 1 महीने के लिए इस आर्टिकल पर पूर्ण विराम लगाएंगे, पर ऐसे नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट करके लगाएंगे। आर्टिकल बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्ट यहाँ पर 2019 में कि आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि यहाँ पर राइट टू मैरी के बारे में आप लोगों को अधिकार देता है कि वन चॉइस है भाई साहब। तो आप लोग खुद देख लो, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों ने यूपीएससी ने पूछ लिया इसके ऊपर। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है घुमा फिरा कर 3 बार पूछा जा चुका है। कौन सा है? आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में आप लोग को अधिकार देता है राइट टू मैरी, किसी भी पर्सन के साथ में आप लोग शादी कर सकते हैं। तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की कैटेगरी में आता है, संविधान खुद बोलता है। और कहां से निकल कर आया? ये लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का केस था 2006 का। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राइट टू मैरी को बोला गया कि आर्टिकल 21 के तहत ये फंडामेंटल राइट है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के अंदर में, और स्टेट पीसीएस के अंदर तो जरूर बनेगा अगर आप लोग यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश के रिलेटेड कानून है यहाँ पर ये। तो इस तरीके से स्टेट की भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन बताऊं आप लोगों को। एक बच्चे ने बोला कि सर मेरी जो सिस्टर है वो तैयारी कर रही है स्टेट बीसीएस की। वैसे तो तैयारी मैं भी कर रहा हूँ स्टेट बीसीएस की, पर मेरी सिस्टर जो है वो कोचिंग कर रही है और मैं जो है मैं कोचिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे पढ़ रहा हूँ। अभी आईएमएफ के बारे में, आईएमएफ के था सर WHO के बारे में था क्वेश्चन कोई, तो आपने तो पता नहीं बहुत गहराई में जा जाकर पढ़ा दिया। WHO ये WHO की रिपोर्ट पता नहीं क्या क्या। मेरी दीदी ने है उसने कोचिंग में पढ़ा है, कोचिंग में उन्होंने कुछ पढ़ाया नहीं है, ऊपर ऊपर से पढ़ा के निकल गए। तो मैंने दीदी से बोला कि सर तो ऐसा पढ़ा रहे हैं। मेरी दीदी मुझे ये कह रही है कि स्टेट पीसीएस में जो इतनी गहराई में पूछा नहीं जाता है, फालतू में टाइम वेस्ट मत करो, कोचिंग वाले सही पढ़ा रहे हैं। तो यार आप लोग खुद देखो कि मतलब किस अंधेरे में आपको रखा जा रहा है, ठीक है। अब कल को वहां पर WHO की रिपोर्ट अगर पूछ लेगी, वो कोचिंग वाले इतना भी नहीं एफर्ट डाल रहे हैं इतने पैसे लेने के बाद में कि वो रिपोर्ट ही बता दे WHO की आप लोगों को, तो मतलब क्या ही चीजें रह गई है। करंट अफेयर मैं आज की डेट में बता दूं आप लोगों को, और भी कई सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं। इवन मैं इंटरेस्टिंग तो मुझे ये लगा, बहुत सारे बच्चे ने जो एपीएफसी की तैयारी नहीं कर रहे हैं क्योंकि यूपीएससी का कोई कोर्स लॉन्च नहीं किया है, तो एपीएफसी का कोर्स ज्वाइन कर लिया और मुझे मेल कर रहे हैं सर इसी बहाने हमारी प्रीलिम्स की तैयारी हो जाएगी। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर? और वे बच्चे हैं जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं उन्होंने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है। तो ये बात मुझे बड़ी सरप्राइजिंग लगी। तो यार क्या मतलब रह गया ऐसी जगह पैसे देने का? एक तरीके से आप लोग ये देखिए जो मतलब इस तरीके से ट्रीट करते हैं बच्चों को। तो ये चीज़ें मुझे थोड़ी सी लगती है कि यार एक तरीके से पैसे भी ले रहे हो सामने वाले से, और उसको मतलब वो तो अधिकार हो गया ना उस बंदे का, वो बेसिकली आप लोगों से पढ़ रहा है, ट्रस्ट कर रहा है, और उस बार ऐसी बातें कर रहे हो। तो फिर मैंने उसको बच्चे को समझाया, हालांकि मैंने कहा अगर आप लोग इस लेवल पर आकर तैयारी करते हो, आप लोग अक्सर देखना जो यूपीएससी में सेलेक्ट होते हैं वो अपने अपने स्टेट पीसीएस में टॉप रैंक होते हैं। अर्नब आप लोगों ने देखा एसएलवी फैमिली मेंबर थे, उनकी अंडर 20 रैंक आ गई उनकी यूपी पीसीएस के अंदर में, और यूपीएससी के अंदर में उनकी एंडिंग में रैंक थी। आप लोग खुद सोचो अब आप लोग क्या करना है। बस मेरा तो यही समझाना रहेगा, बाकी आप लोग समझ सकते हैं। ये कहते हैं कि सूरज को पाने की चाह करो तो तारे मिल ही जाएंगे। अगर तुम तारों को पाने की चाह करोगे तो भाई साहब कुछ नहीं मिलने का, जमीन पर पड़ोगे आके। तो आप लोग अपने लेवल से थोड़ा सा ऊपर जाके तैयारी करो, वो हर जगह दिखेगा, आंसर राइटिंग में भी दिखेगा और वो हर जगह आप लोग को दिखाई देगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना आप लोग। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सेम सेक्स मैरिज कहां कहां पर अलाउ की जाती है? अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया। तो यहां पर बात की जा रही है। तो यहां पर कौन सा आर्टिकल सही है? 1 2 3 2 3 4 1 4 1 3 4 या फिर ऑल ऑफ द अबोव? तो सही क्या है यहां पर? आप लोग देखते हैं एशिया का भी ऑप्शन यहां पर दे रखा है। तो एशिया के अंदर तो यार कोई अलाउ नहीं कर रखी है, यहां पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या हो गई? कंडीशन यहां पर आंसर जो हो गया वो आप लोगों का ए हो गया। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है जो कि आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक चीजें हैं यहां पर ये सारी की सारी। और इस तरीके से अगर आप लोगों को बात अगर मैं बोलूं, देखो यहां पर आप लोगों का टॉपिक कैसे तैयार कराता हूं मैं। आप लोगों को पहले करंट की न्यूज बताई, उसके बाद में फिर उससे रिलेटेड स्टैटिक न्यूज बताई, उसके बाद में फिर आप लोग एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कराए, उसके बाद में फिर आंसर राइटिंग का क्वेश्चन दिया। ये इस लेवल पे तैयारी होती है कि प्रीलिम्स से लेके मेंस से लेके इंटरव्यू तक की बातें आप लोगों को यहां पर बताई जाती है। ऐसे आर्टिकल को अगर आप लोग तैयार करके जा रहे हो तो बात आपके सामने कोई स्टूडेंट आके बैठेगा, वो कहीं सर्वाइव कर पाएगा?
आप लोग आर्टिकल को पढ़ के निकल जाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग करो ही ना, तो इससे क्या होता है, इससे फिर ये लगता है कि यार ये तो कुछ भी नहीं किया, आप लोगों को लगता है पढ़ तो लिया है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा, इंटरेस्टिंग ये है, एक बच्चा कह रहा है पॉलिटी की किताब कर रहा है वो बेसिकली उसमें जो ऐप के ऊपर, तो मुझे कह रहा है कि सर एपीएफसी में सर इतनी अंदर तक थोड़ी ना पॉलिटी पूछी जाएगी, ठीक है, आप तो बिल्कुल इतने पत्ते खोल खोल के पढ़ा रहे हो सर यहाँ पर। तो आप लोगों ने यार, आप लोगों को क्या लग रहा है कि यूपीएससी आपसे पूछ के पेपर बनाएगी, ऊपर से पढ़ा के निकल दो, मेरे तो 10 लेक्चर में पॉलिटी खत्म करके बैठ जाऊं, या फिर ऐसे ही कर दे सब्जेक्ट। मैथ्स के इतने सारे लेक्चर आप लोग हो गए, जितने मतलब अभी होने वाले हैं बहुत सारे लेक्चर, रीजनिंग के, मैथ्स के, सबके आप लोग देखो, पढ़ा के अगर मुझे वो काम करना ही होता तो मैं ये काम करना स्टार्ट क्यों करता यार। मुझे करना है कि तसल्ली में चीजें आप लोगों को मिले विद कॉन्सेप्ट के साथ में, और वहां पर कहने के लिए वो एपीएफसी का बैच है। अगर आप लोग ढंग से चीजें ज्वाइन करोगे ना, हर एक एग्जाम के लिए आप लोग उसको निकालते हुए नजर आओगे, इतनी तसल्ली में चीजें करवाई जा रही है वहां पर, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूं तसल्ली में करो पढ़ाई, एक बार फिर सारे पेपर निकलेंगे। एक बच्चा कह रहा है सर 3 फॉर्म भर रखे हैं, 3 फॉर्म में से किसके लिए पढ़ाई करूं? किसी के लिए पढ़ाई नहीं करनी है, अपने सब्जेक्ट को दुरुस्त कर लो, 4 क्या 1000 फॉर्म भर लेना, सारे के सारे पेपर निकलेंगे। आप लोगों का पॉलिटी तैयार हो गया, आप लोगों का ज्योग्राफी तैयार हो गया, आप लोगों का इकोनॉमी तैयार हो गया, आप लोगों का हिस्ट्री तैयार हो गया। अब यार इनसे क्वेश्चन चाहे आप लोग एसएससी में पूछ लें, चाहे बैंकिंग में पूछ ले, स्टेट पीसीएस में पूछ ले, यूपीएससी में पूछ ले, टॉपिक तैयार कर लिया आप लोगों ने, सब्जेक्ट तैयार कर लिए। सबसे ज्यादा मार यही खाते हैं लोग, टॉपिक तो तैयार करते नहीं, एग्जाम के पीछे पड़े रहते हैं। अरे एग्जाम कोई भी आए, आप लोगों ने अपना एप्टीट्यूड कंप्लीट कर लिया ना सही, अपनी रीजनिंग कंप्लीट कर ली, इंग्लिश कंप्लीट कर ली, अपनी जो जनरल स्टडी कंप्लीट कर ली, अब आ जाए कोई भी एग्जाम सामने, मारो उसको पटक के। तो तैयारी करने के तरीकों को समझो पहले, सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पर रहती है, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। समझ में आ रही है कुछ बातें क्या बोल रहा हूं? तो ये चीजें जिस दिन समझ में आ जाएगी, उस दिन ये समझो कि आधे से ज्यादा काम जो है यहां पर सोल्व हो जाएगा। तो एक तरीके से आंसर राइटिंग को भी जिंदगी का पार्ट बना के रखो, बहुत ही सही चीज है, बहुत ही जरूरी चीज है। तो यहां पर बात की जा रही है, डू यू एग्री दैट द रिकग्निशन ऑफ द सेम सेक्स मैरिज विल हेल्प इंप्रूव दिस सिचुएशन? आज के में जो देश के अंदर में जो कंडीशन बनी हुई है, तो आप लोगों को बताना है, इसके ऊपर कमेंट करना है आप लोगों को, ठीक है। तो ये है पर्टिकुलर आर्टिकल, फीडबैक जरूर दे दिया करो, उसमें कोई टैक्स नहीं लग रहा है, कोई जीएसटी नहीं लग रहा है, ठीक है। तो आप लोग फीडबैक देने से शर्माना नहीं है, ठीक है। जिसने करी शर्म उसके फुट्टे करम, लाइक डिसलाइक करके 1 सेकंड में बता सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है आदित्यनाथ योगी जी, ठीक है, मतलब योगी जी हैं, ओके। तो योगी जी के द्वारा यहाँ पर अभी 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके डेटा स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में बात की जा रही है। यानी कि आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है हमारे देश में, अगर आप लोग समझोगे, जो आरबीआई के द्वारा भी उठाया गया था यहाँ पर डेटा लोकलाइजेशन के बारे में। आप लोगों को पता है, ये जो लेक्चर मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड करता हूँ, ये जो लेक्चर रहता है, इसका जो साइज रहता है वो लगभग आप लोगों को मतलब एक तरीके से 2 GB तक, और लगभग 1.5 से 2 GB तक आप लोगों को देखने को मिलता है। 1.5 से 2 GB का जो यहाँ पर डेटा आप लोग अपलोड करके देखना कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उसके लिए एक प्रॉपर इंटरनेट होता है, तो प्रॉपर इंटरनेट जो होता है वो उसको अपलोड करता है। तो ये जो इंटरनेट के थ्रू अपलोड होता है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक तो मेरे पास में सारे लेक्चर रखे हुए हैं, मैंने अपने पास में हार्ड डिस्क में रख रखे हैं। दूसरा यहाँ पर ये जो लेक्चर जो अपलोड किए जा रहे हैं, ये लेक्चर जो है कहीं ना कहीं स्टोर हो रहे हैं जाकर यूट्यूब के ऊपर। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग वीडियो को उठाकर देखोगे, जब मैंने फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया था बेसिकली यूट्यूब के ऊपर 28 नवंबर को, 28 नवंबर को 2016 में मैंने पहला लेक्चर यूट्यूब के ऊपर अपलोड किया था। वो लेक्चर भी आज भी आप लोगों को यूट्यूब पर देखने के लिए मिल जाएगा, उसको जाकर देख सकते हैं। अगर किसी को देखना हो तो यहाँ पर एक तरीके से ना कि एक जब कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो इंसान कितना सहमा रहता है, तो वो आर्टिकल आप लोग देख सकते हैं, जाकर सर्च कर लेना 28 नवंबर 2016 द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस बाय वीर, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो उसमें देखना आप लोग जाकर, तो वो लेक्चर भी आज की डेट में यूट्यूब पर अवेलेबल है। यानी कि फर्स्ट लेक्चर जो मैंने यूट्यूब पर लिया था 2016 में, जब पढ़ाना स्टार्ट किया था, तब भी कोई लेक्चर अपलोड किया तो वो आज अवेलेबल है। तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं स्टोर हो रखा है ना, जब भी आप लोग उसको चलाते हो निकल कर आ जाता है। तो बहुत बड़ी बड़ी इस तरीके से हार्ड डिस्क रखी जाती हैं जिसके अंदर इनको स्टोर किया जाता है। हमारे देश के अंदर भी ऐसा एक पर्टिकुलर सेंटर अभी उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से इसको डेवलप किया जा रहा है, ग्रेटर नोएडा के अंदर में। ये पूरा सिस्टम यहाँ पर आप लोगों के सामने है, यानी कि ये सारी चीज़ें कहीं पर रखी जा रही हैं यहाँ पर, क्योंकि अगर आप लोग इनको यूज़ करोगे फ्यूचर में, फेसबुक पर फोटो अपलोड करते हो कहीं तो पड़ा रहेगा, इंस्टाग्राम पर जो भी जैसे फोटो अपलोड की मैंने भी, ठीक है, तो वहाँ पर जो फोटो अपलोड की वो वाली भी, और जो पहली फोटो अपलोड की थी वो वाली भी आप लोगों को वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। फेसबुक पर कभी पोस्ट की थी, हालांकि फेसबुक बड़ा खतरनाक है इस मामले में भाई साहब, वो तो मेरी समझ में आज तक नहीं आ रहा है। रिस्ट्रिक्शन लगा के रखता है प्रोफाइल पे, पुरानी जो चीज़ें रहती हैं उनको डिलीट करता रहता है। ये फेसबुक की बड़ी घटिया हरकतें हैं। मतलब फेसबुक आज के डेट में सबसे, मतलब क्या ही बोलूँ, बस घटिया प्लेटफॉर्म लग रहा है मुझे।
एक तरीके से अगर देखा जाए जनता के पॉइंट ऑफ व्यू, अगर उसको पैसे देते रहो ना तो वो सही काम करता है, मतलब उसको पैसे खिलाते रहो फेसबुक को तो वो तुम्हारे काम अच्छे करता रहेगा। तो ये हरकतें हैं, पहले था फेसबुक पर, लेकिन फिलहाल आकर तो मतलब अलग ही लेवल पे पहुंच गया। तो सबको अपना ऐसा सेंटर क्रिएट करना पड़ता है जहां पर ये डेटा स्टोर करके रखते हैं, कल को चलकर अगर वो यूज करना पड़े तो आप लोग उसको यूज कर सको। तो ये कंडीशन आप लोगों के सामने। टेलीग्राम पर जो भी चीज़ें अपलोड करता हूँ ये सारी चीज़ें तो वो कहीं ना कहीं स्टोर होती है। तो सब कंपनीज ने अपने डेटा को स्टोर करने के ऐसे ऐसे सेंटर बना रखे हैं। पर लेकिन सोचो आप लोग, आरबीआई अगर बात करें तो आरबीआई ने जब बोला कि डेटा लोकलाइजेशन के बारे में बात करो, फाइनेंशियल जो डेटा होता है खासकर, अगर मैं पैसे ट्रांसफर कर रहा हूं, जैसे ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इसके लिए सॉफ्टवेयर खरीदा, सॉफ्टवेयर खरीदने के बाद में जो सारा ट्रांजैक्शन किया वो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर बाहर की कंपनी है उसके पास में सारा पैसा गया, ठीक है, और हर साल वो पैसा जाता है। तो ये जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है यहाँ पर। तो हमारे देश के अंदर में जो कंपनी काम कर रही है या फिर हमारे देश के अंदर का जो फाइनेंशियल डेटा है वो आप लोगों को देखने को मिलता है, वो भी बाहर ही स्टोर होता है। हमारे देश के अंदर में कंपनी जो है वो डेटा स्टोर सेंटर लगा के नहीं रखती है। सोचो यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब को ये बोला जाए कि जितनी भी वीडियो यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो रही है इंडिया से, उसका सारा स्टोरेज सेंटर जो है वो इंडिया के अंदर ही होना चाहिए। तो उसके पीछे कई सारे तर्क दिए जाते हैं, कुछ साइंटिफिक भी हैं, जैसे कि हमारे देश का मौसम जो है वो इतना अच्छा नहीं रहता है, मतलब एक तरीके से जो वेदर है यहाँ पर इतनी गर्मी पड़ती है, तो उसके लिए को बहुत अच्छी फैसिलिटी बनानी पड़ेगी डेटा को स्टोर करने के लिए। क्यों? क्योंकि जहाँ थोड़ी ठंडी जगह होती है वहाँ पर ये सिस्टम क्रिएट किया जाता है, जहाँ थोड़ी गर्मी होती है वहाँ पर दिक्कतें क्रिएट होती हैं। ह्यूमिडिटी भी काफ़ी एक इम्पैक्ट डालती है, बारिश जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ पर नमी आएगी, पसीजेंगी चीज़ें, तो वो भी इम्पैक्ट होता है। पर लेकिन साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो इन सब चीज़ों को आज के डेट में टैकल किया जा सकता है जितने साइंस में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि डेटा लोकलाइजेशन के बारे में अगर कोई आप लोगों से पूछे तो आप लोगों इसके बारे में थोड़ा सा ख्याल माइंड में रखना है कि अच्छा ये चीजें होती हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है, बोला गया कि व्हाट इज डेटा लोकलाइजेशन, तो अपना देश में अपने ही डेटा को सेव करना डेटा लोकलाइजेशन कहलाता है, ठीक है, यानी कि डेटा का स्थानीकरण करना। डू यू थिंक कि इंडियन गवर्नमेंट को यहां पर इसके लिए कोई काम करना चाहिए? डेटा प्रोटेक्शन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं कि हमारा डेटा प्रोटेक्ट करना है, हमारा डेटा हमारे देश के अंदर होना चाहिए, तो उसके फेवर में डेटा लोकलाइजेशन के बारे में बात की जाती है। तो यहाँ पर इसके बारे में आप लोगों के लिए बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो अभी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। इसका पर्टिकुलर नाम भी दिया गया है जो डेटा लोकलाइजेशन के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो इसलिए यहाँ से ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है जब यहाँ पर नाम के बारे में बात कर देते हैं। मतलब क्या है, मतलब अभी आर्टिकल में आगे बढ़ते हैं, ये तो मैंने बेसिक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन बता दी जो कि आप लोगों को कनेक्ट होनी चाहिए। अभी यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पर इसका नाम दिया गया यहाँ पर यूटाटा D1। यूटाटा D1 जो है यहाँ पर ये डेटा लोकलाइजेशन सेंटर बनाया गया है, जिसका उद्घाटन यहाँ पर किया है उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी के द्वारा, ठीक है। 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पर ये पूरा काम यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो मुद्दा क्या है, मुद्दा सीधा सीधा यहाँ पर ये कि आने वाले टाइम पर जो चीजें हैं उसके ऊपर फोकस किया जाएगा अपने देश के अंदर में। तो डेटा सेंटर की पॉलिसी लेकर आने की बात की जा रही है देश के अंदर में। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा, यहाँ पर जो यूटाटा जो 1 है यहाँ पर ये U10 बेसिकली इसको U10 टा D1 के नाम से भी यहाँ पर इसको बोला जा रहा है। तो इंडिया का बिगेस्ट और यूपी का फर्स्ट डेटा सेंटर आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोगों को बता दूं, ये चीजें जानकर थोड़ा सा आप लोग हैरान भी हो सकते हैं। दुनिया के अंदर में जो डेटा कंज्यूम किया जा रहा है आज की डेट में, यानी कि जैसे वीडियो अपलोड कर दी आप लोगों ने देख ली, ये सारा डेटा जो देखा जाए वर्ल्ड में जितना डेटा निकल कर आ रहा है ना आज की डेट में, उसका 20% डेटा जो है वो हमारे इंडिया में कंज्यूम किया जा रहा है। यानी कि हमारा देश जो है लार्ज स्केल पर आज के डेट में इंटरनेट जो है वो एक तरीके से कंज्यूम करने वाला बन गया है। उसमें चाहे शॉर्ट्स और चाहे रील्स वगैरह काउंट कर लो, जिसके ऊपर घंटों जो है लोग बैठे हुए अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं और फिर बोलते हैं कि चीज़ें बर्बाद हो गई। ग्रोथ स्टेज डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छे लेवल पर इसमें इन्वेस्टमेंट भी आप लोगों को बढ़ता हुआ नजर आएगा, इसमें इंप्लॉयमेंट जनरेशन होता हुआ भी आप लोगों को नजर आएगा और लोकलाइजेशन भी काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ेगा। और इसीलिए बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो यूटाटा D1 है, यहाँ पर ये जो सेंटर आप लोगों को देखने को मिल रहा है पिक्चर के अंदर में, यूटाटा D1 ये जो है कहीं ना कहीं जो 5G सिस्टम आने वाला है उसमें और ज़्यादा पॉजिटिव सपोर्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इंडिया की डेटा को एनालिसिस करने वाली जो इंडस्ट्री है वो ये बता रही है कि आने वाले टाइम में ये इंडस्ट्री जो है इंडिया के अंदर में 2025 तक लगभग $16 बिलियन की यहाँ पर ये इंडस्ट्री होने वाली है। यानी कि फिलहाल अगर कोई इस इंडस्ट्री में एंट्री करता है तो ये बिजनेस की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। अगर हमारे देश की जो बिग कंपनीज हैं वो इसमें एंट्री करती हैं, जैसे गूगल हो गया, ट्विटर हो गया, ट्विटर का तो कमाल ही अलग हो गया
ऐसे इंसान है ना ये वाले, ये अलग ही लेवल का इंसान है, ठीक है। तो गूगल हो गया, ट्विटर हो गया, तो यहाँ पर ये सारा अपना डेटा जो है अपने देश में स्टोर करके रखते हैं। पर हमारे देश में अगर इससे कू ऐप हो गया, ठीक है, इसी के साथ में बहुत सारी और भी जो लोकल कंपनी है, मान लीजिए टाटा काम कर रही है, HCL काम कर रही है, HP काम कर रही है, ये अगर कोई ऐसे काम करने लगे यहाँ पर, तो अपना खुद का लोकल डेटा सेंटर यहाँ पर होना चाहिए, उसके ऊपर इन कंपनी को आगे काम करना चाहिए। तो यहाँ पर आने वाले टाइम में करंट साइज जो है इसका लगभग, जैसे यहाँ पर 2025 में मैंने कितना बताया 26 बिलियन होने वाला है, अभी लगभग 5-5.5 बिलियन के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि 2022 का खत्म हो चुका है, एंड में मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं, और यहां पर ये जो चीजें हैं आप लोगों को 2023, 24, 25 ओनली 3 साल के अंदर में ये 3 गुना बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से यहाँ पर काफी बड़ी बात है, यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर इसमें इस तरीके से आप लोग देखेंगे तो अच्छे से यहाँ पर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और आना चाहिए। पूछ ले कोई देश के अंदर पहला डेटा सेंटर कहाँ पर आया, तो इसके बारे में आप लोग हल्का सा याद रख सकते हैं। तो ये जो पहला देश का जो डेटा सेंटर आप लोगों को देखने को मिला वो हैदराबाद में, यानी कि तेलंगाना के अंदर में 2008 में बनाया गया था, ठीक है। उस टाइम पे जब मैं उस टाइम में ना थोड़ा सा पढ़ा करते थे तो देखा उस टाइम पे उठा के अच्छा ऐसा कुछ हो रहा है, उस टाइम पे समझ में भी नहीं आ रही थी है क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ये चीज़ें, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ई गवर्नेंस में अगर ढांचा आप लोगों को डेवलप करना है देश के अंदर में, तो इसके ऊपर आप लोगों को काम करना पड़ेगा। अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट रीजन में सबसे पहला कहाँ पर बना, तो आसाम के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो ये कई सारे क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आसाम के अंदर गुवाहाटी के अंदर में फरवरी 2021 में बना पहला नॉर्थ ईस्ट का। करंटली अगर बात करें ऐसे डेटा सेंटर ये देश के अंदर में लगभग 138 आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो कि अलग अलग रीजन में बनाए गए हैं। करंटली अगर बात करें लगभग 57% के करीब जो आईटी कैपेसिटी है वो मुंबई और चेन्नई 2 जगह आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि मुंबई और चेन्नई में यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आप लोगों को सिस्टम नजर आएगा। इसलिए यहाँ पर अभी अगर ये ग्रेटर नोएडा में बन रहा है तो नॉर्दर्न इंडिया में भी, और वैसे तो देश का सबसे बड़ा नॉर्दर्न इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ड्राफ्ट डेटा सेंटर पॉलिसी हमारी कंट्री में इंट्रोड्यूस की गई थी 2020 के अंदर में। तो इसके ऊपर काम करना जरूरी है। 2020 में क्यों आया? क्योंकि ऑनलाइन इतने सारे लोग जाकर बैठ गए कोविड-19 की वजह से कि इसकी रिक्वायरमेंट लगने लगी कि इसके ऊपर काम करना चाहिए। तो डेटा लोकलाइजेशन के ऊपर काम करना स्टार्ट किया, तो उसके चलते यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं वो सामने निकल कर आई, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों के बन सकते हैं। तो कल को क्वेश्चन पूछा जाए तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इनकी जरूरत क्या है, आखिर क्यों कर रहे हैं, तो वो सारी बातें आप लोगों के सामने निकल कर आती है, ठीक है। तो इसके बारे में जो भी बताएं सारे नोट्स जो आप लोगों को मिल जाएंगे टेलीग्राम पर। बाकी क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने, इससे थोड़ा सा और माइंड में क्लैरिटी आप लोगों को आएगी। फर्स्ट डेटा सेंटर लॉन्च किया गया था यहाँ पर 2008 में हैदराबाद के अंदर में, NDC। तो ये आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट, जिसके बारे में हल्का सा याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर NDC जो है यहाँ पर फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न सेंटर जो बनाया गया यहाँ पर सेंटर, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। तो ये कहाँ पर बनाया गया? ये बनाया गया गुवाहाटी आसाम के अंदर 2021 में। प्राइमरी जो यहाँ पर एक तरीके से डेटा को जो लोकलाइज किया जाता है उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये मुंबई में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये बोला गया है, ठीक है। तो सही स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है अगर बोला जाए तो ये आप लोगों को बताना है। सही स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर, ये एक तरीके से, एक सेकेंड है, ये शब्द लिखा हुआ है यहाँ पर कोलोकेशन। कोलोकेशन का मतलब होता है एक तरीका डेटा सेंटर। तो कंफ्यूज मत हो जाना अगर ऐसा कोई शब्द भी देखने को मिले कि यार ये कहाँ से आ गया तो बताया नहीं था, ठीक है। तो चीज़ें ध्यान से देखोगे तो सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो बोला गया कि सेंटर एरिया जो है वो मुंबई के अंदर में है, ये बताया गया है। तो ओनली 1, ओनली 2 या ऑल 3 कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। तो सही आंसर क्या है, ये वीडियो को पॉज कर आंसर दे लिया करो, ठीक है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या, तो वो है सी, यानी कि तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट सही है, ओके। तो ये मुंबई के अंदर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। जो डेटा सेंटर है यहाँ पर आईटी के हब के बारे में बात करें तो मुंबई और चेन्नई है, ओके। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करिएगा जिससे कि चीजों को और अच्छे से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें। कंफ्यूजन हो तो उसके बारे में पूछ लिया करो, कोई भी डाउट में कंफ्यूजन लेकर नहीं जाना है, ओके। दोस्तों जिस इन्वायरमेंट में हम लोग रहते हैं अगर उसकी रक्षा नहीं करेंगे तो वो भी हमारी रक्षा नहीं करेगा। यानी कि जो मदर अर्थ है अगर हम लोग उसको नुकसान पहुंचाएंगे तो हम भी उसके ऊपर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये जैसे को तैसे वाली बात है। बड़ा ही प्यारा सा शब्द यहाँ पर, मतलब सेंटेंस यहाँ पर लिखा गया है, हमारे जंगलों से बुरी नज़र हटाओ। किसके बारे में है? यह है अरावली के बारे में। अरावली अभी हरियाणा से रिलेटेड यहाँ पर न्यूज़ निकल कर आई, तो इसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये टॉपिक है, जीएस पेपर 3 के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जब अरावली की बात करते हैं तो याद रखना गुजरात, राजस्थान, हरियाणा से होता हुआ दिल्ली तक जो है वो अरावली रेंज पहुंचती है और ये दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज मानी जाती है। अभी क्यों न्यूज़ में आ गई है? अभी अप्रैल 2022 में हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर साहब हैं उनके द्वारा
10,000 एकड़ की अरावली सफारी की बात की गई, ताकि जंगलों में जो है लोग घूमने जाएं और मजे में वहां पर लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो बोला यह गया कि इसकी वजह से वहां पर काफी सारे नुकसान देखने को मिल सकते हैं। ऑलरेडी वहां पर इतनी सारी चीजें जो हैं वो खराब हो रखी हैं, और ज्यादा वहां पर नेचुरल जो चीजें हैं वो खंडित हो सकती हैं, बेकार हो सकती हैं, वहां पर और दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो ये इको सेंसिटिव जो जोन है, कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं वो और ज्यादा वहां पर बर्बाद होता हुआ नजर आएगा। इसलिए जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, यानी कि एक तरीके से जो यहाँ पर पर्यावरण के बारे में अच्छी बातें करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के बारे में बात करते हैं, या फिर जो भी कार्य करता है वो मिलकर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इसको रोका जाए, यानी कि ये कंटिन्यू यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इसके चलते बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। तो ये बातें इनके द्वारा यहाँ पर की जा रही हैं। इसको लेकर लोगों की प्रॉब्लम क्या है, आखिर लोग इसके बारे में क्यों बातें कर रहे हैं, क्यों इसको यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा जो कि किसी जंगल के अंदर में क्रिएट किया जाएगा। तो इससे जंगल की जो एक तरीके से डिस्ट्रक्शन काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। अब से पहले यहाँ पर जो कोई ऐसी सफारी पार्क कहीं बनाया गया था तो वो अफ्रीका के अंदर बनाया गया था, शारजहां में, और उसको ओपन किया गया था 2022 में, ताकि टूरिज्म वगैरह बूस्ट किया जा सके। तो हमारी कंट्री के अंदर भी टूरिज्म और इंप्लॉयमेंट को बूस्ट करने के लिए लोकल लोगों के लिए ये सफारी पार्क की यहाँ पर बात की गई है। लोगों का कंसर्न क्या है, बोला है कि नेचुरल नहीं है, इसको क्रिएट किया जा रहा है। और जब कोई भी चीज क्रिएट की जाती है जहां पर जो नेचुरल चीजें न हो, तो उसको नुकसान पहुंचाएगी। कोई वहां पर घूमने जाएगा, कोई बोतल फेंक रहा है, कोई वहां पर कोई एक तरीके से वहां पर प्लास्टिक पन्नी पॉलिथीन वगैरह फेंक रहा है, वहां पर 24 घंटे कोई ना कोई वाहन आता जाता रहेगा। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा साउंड पोल्यूशन के साथ साथ में जो नॉर्मल एयर पोल्यूशन, वैक्यूलर पोल्यूशन, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं और ज्यादा डिस्टर्ब कर देगा उस पर्टिकुलर रीजन से रिलेटेड। वहां पर पूरा स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। पता चला अभी तो ये कर रहे हैं, आगे चल के वहां पर बड़े बड़े होटल बनाने स्टार्ट कर दिए, लोगों रुक भी सकते हैं वहां पर, तो दिक्कतें देखने को मिलेगी। अंडर वाटर जोन आप लोगों को यहां पर बनाने की कोशिश की जा रही है उस रीजन में जहां पर पानी है नहीं है। तो कैसे आप लोग इन चीजों को क्रिएट करोगे और कैसे प्रोटेक्ट करोगे उन चीजों को? क्यों? क्योंकि ये फॉरेस्ट की कैटेगरी में आता है, और फॉरेस्ट प्रोटेक्ट करने की बात कई सारे जजमेंट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत आप लोगों को इनको प्रोटेक्ट करना है। यानी कि सरकार जो है वो सारे फैसले, वो सारी चीजों को तांव पर रखकर जो है यहां पर ये डिसीजन ले रही है। तो ये खतरनाक है, इसके बारे में बातें करनी चाहिए। दूसरा जो कंस्ट्रक्शन यहां पर प्रपोज किया गया है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में, हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा यहां पर, वो इसको और ज्यादा तरीके से डैमेज करेगा यहां पर, क्योंकि ऑलरेडी अरावली रेंज के बारे में बात की जाती है कि वो बहुत ही ज्यादा फ्रेगमेंटेड हो चुकी है, बहुत ही ज्यादा टूट चुकी है। तो इस रीजन को और ज्यादा बर्बाद होता हुआ यहां पर पाया जाएगा अगर इस चीज को यहां पर अलाउ कर दिया। यानी कि उनका मानना यहां पर यह है कि ये बिल्कुल वो वाली बातें हैं कि और ज्यादा बर्बाद किया जा रहा है, जबकि अब तो फिलहाल उसको प्रोटेक्ट करने की बात यहां पर की जा रही थी। तो उसके अंदर में क्या क्या रहेंगे जिसकी वजह से लोग जो हैं वो इतने परेशान हैं? उसके अंदर में देखिए इंटरटेनमेंट जोन बनाया जाएगा, उसके अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा सफारी क्लब बनाया जाएगा, इको विलेज बनाया जाएगा, बहुत सारी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर क्रिएट की जाएगी, यानी कि लोग इंजॉय कर सके वहां पर अपनी जिंदगी को। तो जिप फ्लाई वगैरह ये सारी आप लोगों को देखने को मिलेगा, बहुत सारे टनल वॉक, ताकि वहां पर एक तरीके का पूरा स्ट्रक्चर तैयार करने की बात उनके द्वारा की जा रही है। वहां पर इको विलेज की बात की जा रही है। तो प्रपोज साइट जो है इतने सारे ढांचे क्रिएट करवा देगी वहां पर कि दुनिया में अब तक का जंगल के अंदर में सबसे बड़ा ढांचा आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, यानी कि सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं पर जंगल के अंदर वो क्रिएट होगी, तो वो हरियाणा के अंदर में क्रिएट होगी। ये बातें यहां पर बताकर इसको रोकने की कोशिश यहां पर की जा रही है कि बहुत ही बुरी कंडीशन ये क्रिएट यहां पर कर सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि यहां पर जॉब के नाम पर जो भी चीजें की जा रही है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को सबको ताक में रख दिया गया यहां पर, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर मैं अरावली रेंज के बारे में आप लोगों से कुछ बातें करूं तो आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि बेसिक चीजें क्या क्या हैं। ठीक है, अरावली रेंज जैसे मैंने आप लोगों को बताया यहां पर, तो ये जो रेंज है ये पर्टिकुलर गुजरात से चलकर दिल्ली तक पहुंचती है। ठीक है, तो गुजरात से जो दिल्ली तक पहुंचती है, हरियाणा इन सब रीजन से होती है। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इसके आसपास में एक ग्रीन वॉल की बात की जाती है। अगर आसपास वाले रीजन में दोनों साइड में आप लोग काउंट करें, वैसे इसकी अगर डिस्टेंस आप लोग देखोगे तो लगभग 720 किलोमीटर की लंबी ये एक स्ट्रेच आप लोगों को डिस्टेंस देखने को मिलती है नॉर्मली। ठीक है, यहां पर ये प्री इंडियन सबकॉन्टिनेंट से भी पहली है, यूरेशियन प्लेट का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो एक तरीके से उस टाइम से यहां पर कनेक्ट करके देख सकते हैं। यहां पर कार्बन डेटिंग के हिसाब से अगर बात करें तो 5th सेंचुरी BC में कम से कम यहां पर रेंज इसकी निकल कर आती है। जब आप लोग जाओगे एक तरीके से ना पीछे जाकर चेक करोगे, गुरु शिखर जो पीक है वो सबसे ऊंचा पीक आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है अरावली रेंज के अंदर में, जिसकी जो ऊंचाई आप लोगों को देखने को मिलेगी लगभग, अरावली रेंज की जो ऊंचाई है
हाईएस्ट पीक उसमें 1722 मीटर, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं हाईएस्ट पीक जो यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर रीजन है ये काफी इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं ये अकॉर्डिंग टू द सम जो जियोग्राफर है उनका तो ये मानना है कि ब्रांच जो है अरावली वो एक्सटेंड होती है, लक्षद्वीप तक भी जाती है। अगर पानी के अंदर आप लोग जाओगे, ठीक है, तो आप लोगों को इधर तक ये आती हुई नजर आएगी, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करेंगे तो ये एक तरीके से पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर बताया गया कि एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में इसके अंदर रिवर जैसे बानस हो गया, लूनी हो गया, सखी हो गया, साबरमती हो गया, ये रिवर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है एक काफी पुराना भी है, एक पूरा इकोसिस्टम तैयार किया गया है, तो ये काफी प्रॉब्लम क्रिएट यहाँ पर कर सकता है। पर लेकिन सरकार का क्या मानना है, सरकार ये कह रही है कि यहाँ पर अगर ये चीजें हो जाती हैं तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को जॉब मिलने का फायदा हो सकता है, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। पर लेकिन जो यहाँ पर इन्वायरमेंटलिस्ट है वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो एक तरीके से डेजर्टिफिकेशन है, ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से ना बेकार हो रही है सारी चीजें, वो खत्म हो रही हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से वो और ज्यादा खत्म हो जाएगी, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर ऐसा काम करेंगे वो और ज्यादा डिजर्ट बन जाएगा। बायोडाइवर्सिटी है, कई सारी यहाँ पर 300 के करीब प्लांट्स या फिर स्पीसीज पाई जाती हैं, वो खत्म होगी। क्लाइमेट पर काफी इंपैक्ट पड़ेगा यहाँ पर अरावली के एरिया में, यहाँ पर ये आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि मानसून के लिए काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ग्राउंड वाटर जो रिचार्ज होता है वो और कम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वहां पर स्ट्रक्चर बनेगी, कंक्रीट की रोड वगैरह और बड़े बड़े ढांचे बनेंगे, और पोल्यूशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ऑलरेडी इतना सारा पोल्यूशन आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये और ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट होती हुई नजर आएगी। यानी कि जो इसकी सिग्निफिकेंस है अगर उसको हम लोग ढंग से चेक नहीं करेंगे तो आप लोग देखते हैं वो प्रॉब्लम में क्रिएट यहाँ पर हो जाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि इसको हम लोग ढंग से लेकर चलें। ऐसा नहीं कि हमारे देश में कानून नहीं है। आप लोग बात करें वाइल्ड लाइफ एंड द फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड लॉज और इनिशिएटिव, हमारे देश में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, वाइल्ड लाइफ क्राइम जो कंट्रोल ब्यूरो है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, नेशनल फॉरेस्ट एक्ट है 1927 का, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 2006 का, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 का। इसी के साथ में शेड्यूल ट्राइब और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्यूलर जो है, इनसे रिलेटेड कानून आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये इतने सारे कानून हैं हमारे देश में। ऐसा नहीं कि हमारे देश में कोई कानून नहीं है, पर लेकिन वही है कि जब सरकार ही कुछ काम करने पर आ जाए तो फिर उनको कौन रोके। तो ये बात देखने को मिलती है। अगर कोई और करे तो एक बार को उसको रोका जा सकता है, पर लेकिन वही है कि जब खुद ही सरकार कोई काम करने पर आ जाए तो उसको कौन रोके, ठीक है। जब बचाने वाला ही मारने लगे तो फिर कौन रोके। तो ये सिचुएशन देखने को मिलती है जो कि खतरनाक है। प्रॉब्लम इतनी पुरानी है पहले से ही, जिसके ऊपर क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे आते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया 2019 में, बोला गया कि एज पर द रिसेंट जो अमेंडमेंट किया गया है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंदर में, तो फॉरेस्ट जो ड्वेलर हैं, ठीक है, उनको राइट है, अधिकार है एक तरीके से यहाँ पर जो ये बैम्बो वगैरह है उनको काटने का, आराम से उनको एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पर उगाने का या फिर उनको काटने का उनको अधिकार मिला हुआ है। दूसरा बोला गया यहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब या अदर जो भी यहाँ पर ट्रेडिशनल जो एक तरीके से फॉरेस्ट है, ड्वेलर है, उसके अंदर में जो रहते हैं लोग, उनको रिकॉग्निशन ऑफ द फॉरेस्ट एक्ट है 2006 का, वो बैम्बो को माइनर फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस की कैटेगरी में रखता है। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब या फिर जो ये पर्टिकुलर कानून है 2006 का, ये अलाउ करता है ओनरशिप टू द माइनर जो प्रोड्यूस होते हैं फॉरेस्ट ड्वेलर को, यानी कि उसमें रहने वाले लोगों के लिए। करेक्ट आंसर बताना है। ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 3 और डी में बोला गया 1, 2 and 3। सही आंसर क्या है? तो 19वें का जो आंसर होगा वो होगा बी। फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर गलत है। अगर कोई बैम्बो, अगर बांस जो है वो फॉरेस्ट एरिया के बाहर है उसको तो आप लोग कट कर सकते हो, लेकिन अगर फॉरेस्ट एरिया के अंडर में है तो फिर आप लोग बेसिकली उसको, ऐसा नहीं कि उसको आप लोग कट कर पाओगे। तो ये मुद्दा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। यानी कि इंडियन फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल 2018 जो है वो परमिट करता है कि बैम्बो आप लोग ग्रोन कर सकते हो नॉन फॉरेस्ट एरिया में, उसको लेकर अपने हिसाब से कर सकते हो। पर लेकिन अगर कोई फॉरेस्ट लैंड में है तो फिर आप लोगों को रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी। तो ये आप लोग यहां पर याद रखिएगा। तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहां पर इसका बी हो गया। अरावली जो रेंज है यहां पर उसके बारे में है कि अरावली रेंज जो है वो 4 स्टेट में से होती जाती है। अरावली रेंज जो है वो डेट बैक मिलियंस ईयर आप लोगों को देखने को मिलेगी और कोलाइड यहाँ पर मेनलैंड यूरेशियन प्लेट के साथ में। अरावली जो है यहाँ पर वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगी। ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। गुरु शिखर इसका हाईएस्ट पीक आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके हिसाब से आप लोगों को ये बताना है कि करेक्ट आंसर कौन सा है। ओनली 1, ओनली 3, ऑल ऑफ द अबोव या फिर नन। तो सही आंसर क्या है? ये वैसे क्वेश्चन मैंने रिसेंटली अभी आप लोगों से डिस्कस भी किया था। आंसर क्या होगा? आंसर होगा यहाँ पर बी। रीजन क्या था? रीजन यहाँ पर यह था कि क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर बोला गया है, क्या है ये 4 स्टेट बोला गया है, जबकि यहाँ पर दिल्ली जो है वो स्टेट नहीं है, ठीक है। तो समझ सकते हैं आप लोग। तो कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में यहाँ पर इसको लेकर नहीं होना चाहिए। तो बेसिक चीजें हैं। क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं क्या? आप लोग खुद देख सकते हैं।
कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इलीगल माइनिंग, ठीक है, टू डिस्कस द जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड द फॉरेस्ट कॉन्सेप्ट जो गो एंड नो गो जोन फॉर द कोल माइनिंग के सेक्टर में जब ये बात की गई थी कि इसको कंट्रोल करना है, 2013 में क्वेश्चन पूछा गया, 2020 में फिर से क्वेश्चन पूछा गया, एग्जामाइन करना आप लोगों को स्टेटस ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्सेज इन इंडिया, तो यहाँ पर रिजल्टिंग द इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेट चेंज। तो ये एक तरीके से हमारे देश में क्या क्या दिक्कतें हैं उसके बारे में ऑलरेडी बातें यहाँ पर की जा रही है और यूपीएससी क्वेश्चन तक पूछ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है अरावली के बारे में भी, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक अच्छा टॉपिक आप लोग इसको बोल सकते हैं, डाउट हो तो बताना, उसको दूर किया जाएगा। ओके, इसी के साथ में बधाई हो आप लोगों को, हम लोगों ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है, किस में, ट्रेड में, डेवलपमेंट में, या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, या फिर किसी और चीज़ में। जी हाँ, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। पॉपुलेशन के मामले में हम लोग चाइना को पीछे छोड़ चुके हैं और ये डेटा जो है आप लोगों के सामने यहाँ पर अभी निकल कर आ रहा है। यूएन वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के द्वारा 142 करोड़ पॉपुलेशन है हमारे देश की, चाइना की भी इतनी है, हमारी 0.86 हो गई है और चाइना की 57 है, ठीक है। तो हम लोग आगे निकल चुके हैं, अब चाइना हमको पकड़ने वाला नहीं है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हमारा ग्रोथ रेट जो है वो चाइना से काफ़ी अच्छा है, उससे आगे हम लोग, तो हम लोग अब आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए, पॉपुलेशन अगर अच्छी है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर दिक्कत यह है कि सबके पास में अगर जॉब हो तो वो सबसे बड़ी बात होती है, तो इसके ऊपर काम करना जरूरी है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो इसके बारे में बेसिकली चाइना को पीछे छोड़ दिया है, किसके द्वारा बताया गया है, तो क्वेश्चन बन सकता है यूएन वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के द्वारा, तो ये कई बार क्वेश्चन बन जाता है। नमामि गंगे एक ऐसा प्रोजेक्ट है हमारे देश में जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा, और अब तक वो काफ़ी शानदार तरीके से चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें 638 करोड़ रुपए क्लीन गंगा मिशन के तहत इंप्लीमेंट किया जा रहा है कई सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। इसमें हिंडन जो रिवर रिजुनेशन प्रोग्राम भी है, जो कि आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, और क्लीन गंगा प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर अलग अलग प्रोजेक्ट आप लोगों को नजर आते हैं। तो 8 प्रोजेक्ट हैं, क्योंकि गंगा रिवर जो है वो कितने राज्य से होकर गुजरती है बताइए आप लोग जरा। तो हर एक राज्य को अलग तरीके से ट्रीटमेंट यहाँ पर देने की कोशिश की जा रही है, तो उसी का ये एक पार्ट है, ठीक है। साइंस एंड टेक के बारे में बात की जा रही है। मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो कि जब से हमारे बीच में आई है दुनिया भर के लोगों की जान ले चुकी है। तो अभी मलेरिया के लिए यहाँ पर डेवलप की गई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। अब फर्स्ट अप्रूवल मिल गया है R20 वैक्सीन। R21 वैक्सीन का ये बताया जा रहा है कि ये यहाँ पर अचीव कर चुके हैं 75% इफेक्टिवनेस, मतलब मोर देन 75% इफेक्टिवनेस यहाँ पर इसकी देखने को मिल रही है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई हैं। कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से अच्छी चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो यहाँ पर इस बीमारी से जूझते हुए नजर आते हैं। खासकर अभी बात करें तो 5 महीने से लेकर 36 महीने तक का तो अप्रूव कर दिया गया यूज़ करने के लिए बच्चों के इस ग्रुप के लिए जिनको डेथ का रिस्क है यहाँ पर। और अभी घाना फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री मिली है जहाँ पर ये वैक्सीन अप्रूव कर दी गई है, क्योंकि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर में बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं, तो उसका एक सोल्यूशन यहाँ पर खोजने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। ओमिक्रॉन के बारे में एक छोटी सी वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। ये एक ऐसा वायरस है जो उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, SARS-CoV-2 का बच्चा ही था यहाँ पर ये, तो इसी के बारे में है यहाँ पर। तो ये बोल रहा है कि अब ये एक तरीके से जो T सेल इम्यूनिटी होती है उसको भी अभी ये जो है एक तरीके से बाईपास करके जा रहा है। यानी कि वायरस, आप लोगों को पता है वायरस में सबसे खतरनाक चीज़ क्या होती है, उसकी सबसे खतरनाक चीज़ होती है कि वायरस जो है वो अपना नेचर बदलता रहता है, इसलिए उसकी दवाइयाँ बनाना बड़ा मुश्किल होता है। आज उसका नेचर ए है, कल को उसका नेचर बी हो गया। उन्हें मूवी देखी होगी मुझसे शादी करोगी, दुग्गल साहब आज अंधे हैं, दुग्गल साहब कल जो हैं गूंगे होंगे, तो वाली बातें हैं। तो यहाँ पर उनका नेचर चेंज होता रहता है, तो दवाइयाँ एक नेचर की बना ली तो दूसरे में चेंज हो गया। तो वायरस बीमारियों के इसलिए अक्सर इलाज नहीं हो पाते हैं, ठीक है। ये छोटी सी वीडियो सुन लिए, हालांकि काफ़ी पुरानी है, तो आप लोग कई सारी बातें इसके बारे में समझ पाओगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें तसल्ली में डिस्कस की थी मैंने, ठीक है। तो देखिएगा जरूर। ओमिक्रॉन वेरिएंट, अगर किसी से बात करूं फर्स्ट टाइम ये ओमिक्रॉन वेरिएंट क्या होता है, तो अगर किसी इंसान ने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सुना होगा तो उसको ये समझ में नहीं आएगा कि ये आखिर चीज क्या है। तो सबसे पहले तो किसी का नामकरण जो होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो कोरोना वायरस, जिसको आप लोग SARS-CoV-2 बोलते हैं, तो यहाँ पर एक तरीके से वायरस, उसी का जो बीमारी का नाम है उसको बोलते हैं कोविड-19। तो SARS-CoV-2 जो कि यहाँ पर वायरस है, तो उसके वेरिएंट यहाँ पर नजर आते हैं। जैसे एक फैमिली में कई सारे बच्चे आप लोगों को देखने को मिलते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर जो कोरोना के अगर बात करें, कई सारे वेरिएंट आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहे हैं बीमारी के, जिसके चलते यहाँ पर इनके अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। तो ये जो नामकरण किया जा रहा है ये आज से नहीं है, मैंने कहा ना, इससे पहले भी हुआ है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अल्फा,
गामा, डेल्टा, बीटा। अब तक का सबसे जो ताकतवर यहां पर है वो है डेल्टा, जिसके बारे में आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा कि ये जो है अगर किसी इंसान को हो जाए तो उसको लेकर ही डूबता है। तो इसी तरीके से नामांकन यहां पर ओमिक्रॉन का भी करना था कि आखिर नाम क्या रखा जाए। तो जब नामांकन की बातें यहां पर चल रही थी उस टाइम पर यह बोला गया कि यार देखो ऑलरेडी यहां पर दो शब्द हैं, अब नेक्स्ट जो यहां पर कतार में एक है NU, ठीक है, और एक है यहां पर XI। तो यहां पर यह बोला गया अगर XI यहां पर रख देते हैं तो दिक्कत देखने को मिलेगी, क्योंकि चाइना के प्रेसिडेंट है जिनका नाम है सी जिनपिंग, तो ये लगेगा कि कोरोना यही है, तो ये कंडीशन यहां पर खराब क्रिएट कर सकती है और किसी कंट्री की इमेज खराब कर सकती है, तो इसलिए इसको ड्रॉप कर दिया। दूसरा NU जो है कई जगह यूज कहता है एज ए न्यू, इसका मतलब कि एक तरीके से न्यू, यानी कि सब नहीं न्यू, हैप्पी न्यू ईयर हो गया, कोई भी अगर न्यू चीज हो रही है उसकी जगह यूज करते हैं तो कंफ्यूजन हो सकता है। नामांकन करने का बेसिक पर्पज होता है कि वो नाम जो है वो छोटा होना चाहिए, लोग जो है आसानी से उसको अंडरस्टैंड कर सकें, उसको पुकार सकें, ये इस तरीके से नाम यहां पर रखे जाते हैं। सेम इसी पैटर्न में साइक्लोन के नाम आप लोगों को देखने को मिलते हैं, उनके भी नाम इसी तरीके से रखे जाते हैं। तो फिर लगा कि अब क्या कर रहे हैं, तो न्यू भी यहां पर कैंसिल कर दिया और यहां पर XI भी कैंसिल कर दिया। तो फिर जो नेक्स्ट शब्द था यहां पर ये था ओमिक्रॉन, तो ओमिक्रॉन यहां पर आप लोगों को देखने को मिला। आगे जो भी यहां पर चीजें निकल कर आएंगी उनके भी नाम यहां से निकल कर आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा ये सारे नाम जो हैं वो ऑक्युपाई हो चुके हैं, यानी कि ये अलग अलग वेरिएंट अभी आप लोगों को देखने को मिलेंगे मार्केट में, इनके नाम ऑलरेडी हैं। जैसे अल्फा जो है यहां पर ये है B117, ये यूके से निकल कर आया। निकल कर आने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, कतई नहीं है कि वो पर्टिकुलर वायरस जो है वो वहां पे हुआ है, नहीं, ये पहली बार वहां पे आइडेंटिफाई किया गया, ये है इसका मतलब। हमारे देश में डेल्टा आइडेंटिफाई किया गया सबसे पहले 11 मई 2021 में, और एक और है हमारे देश का, यह है कप्पा, कटप्पा नहीं कप्पा। तो ये कप्पा जो देखने को मिला इसका मतलब है B16171, तो ये 4 अप्रैल ये यहां पर 2021 में देखने को मिला। तो हमारे देश में ये दो आप लोगों को देखने को मिले। अभी अगर मैं आप लोगों से बात करूं दो कैटेगरी के बारे में जो काफी ज्यादा न्यूज में है, एक को बोल रहे हैं यहां पर वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न में आप लोगों को ये कंडीशन देखने को मिलेगी कि वो जो ट्रांसमिट होता है वो बड़ी जल्दी होता है, उसका एक तरीके से जो बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है उसको बर्बाद करने की क्षमता रखता है। और इसी के साथ में अगर बात करें तो यहां पर किसी इंसान को अगर हो जाए तो जो ऑलरेडी अवेलेबल दवाइयां हैं वो उसके ऊपर जल्दी से काम नहीं करती हैं, तो ऐसी सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये इस कैटेगरी में अब तक टोटल 5 वेरिएंट आप लोगों को यहां पर नजर आएंगे। पहला है ओमिक्रॉन, जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में इसका जो नाम है वो है B11529। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैच करने के लिए आ जाता है। पहले सदर्न अफ्रीका बोला गया था कि ये सदर्न अफ्रीका में पाया जाता है, पर लेकिन फिलहाल अभी ये कंफर्म कर दिया गया है कि ये सदर्न अफ्रीका में नहीं, ये साउथ अफ्रीका कंफर्म कर दिया गया यहां पर। तो इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना साउथ अफ्रीका और सदर्न अफ्रीका के साथ में। डेल्टा जो है ये हमारे देश में सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया B16172, ये यहां पर इसका नामांकन किया गया, जो कि गामा P1, बीटा B1351, अल्फा B117। तो ये यहां पर ब्राजील, साउथ अफ्रीका और ब्रिटेन से निकल कर आए, ये उसी ड्यूरेशन में। तो ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में यहां पर रख दिए गए हैं। अगर बात करूं वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, तो ये दो और इंपॉर्टेंट आप लोग यहां पर याद रखते हैं आज की डेट तक का। NU B1621, ये आप लोगों को वेरिएंट ऑफ जो है इंटरेस्ट की कैटेगरी में नजर आएगा। और लैम्डा C37 ये देखने को मिलेगा वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में, जो कि कोलंबिया और पेरू से निकल कर आए, यानी कि ये आप लोगों को साउथ अमेरिका से देखने को मिलेंगे। तो ये कई सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, जो कि आगे भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, तो जो हेल्थ है वो काफी इंपॉर्टेंट गोल है और तीसरे नंबर पर उसको रखा गया है कि भाई साहब हेल्थ जो है उसको फोकस कर आप लोगों को चलना पड़ेगा। और ये टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जिनके अंदर टारगेट हम लोगों ने 169 डिवाइड कर रखे हैं। कैसे? जैसे तीसरे नंबर का गोल आप लोगों के सामने, अगर इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से डिवाइड करूं आप लोगों के सामने, तो ये तीसरा गोल जो है वो अपने आप में ही यहां पर अगर स्टार्ट करेंगे 3.1 से, तो 3.9 तक पहुंचा हुआ है, यानी कि इसके अंदर 9 आप लोगों को अलग से टारगेट नजर आए। मैंने आप लोगों को इसलिए बताया ताकि कभी भी कोई आप लोगों से कोई पूछ भी ले तो आप लोग उसको एक्सप्लेन कर सको कि हाँ भाई साहब ऐसे होता है ये, और उसको लगे कि हाँ रियलिटी में इंसान को इस टॉपिक की जानकारी है। ओके, दो बातें हिमाचल प्रदेश के बारे में। एक तो हिमाचल प्रदेश जो है वो पहला एक स्टेट बन गया देश के अंदर में जिसने DNA का डेटाबेस बना लिया है अनआइडेंटिफाइड बॉडी का, यानी कि ऐसी बॉडीज जो कि आइडेंटिफाई नहीं की गई उनका DNA बेस बना लिया है। इससे हेल्प मिलती है चीज़ों को सही तरीके से सिस्टमेटिक वे में लेकर चलने की। तो 150 DNA सैंपल जो हैं वो नेमलेस बॉडीज़ के यहाँ पर इनके द्वारा तैयार किए गए। तो ये एक तरीके से आप लोग देख सकते हैं, अगर इस तरीके से हम लोग चीज़ों को लेकर चलें तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश पहला राज्य मिला है। इसी के साथ में यहाँ पर तारलोक सिंह जो है वो हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस बन गए हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस के द्वारा अनाउंस किया गया यहाँ पर ये।
तो ये एक तरीके से स्टेट के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। और किरण रिजिजू साहब जो हैं यहाँ पर वो इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं, तो उनके द्वारा यहाँ पर ये अप्रूवल दिया गया, कहीं ना कहीं अभी यहाँ पर इनका अपॉइंटमेंट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये स्टेट से रिलेटेड न्यूज़ है। आइए बात करते हैं कौन बनेगा छोटू करोड़पति के बारे में। बोला जा रहा है कि विच सिटी इज द होस्ट ऑफ ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम। ये आप लोगों के सामने पीटर्सबर्ग, बेंगलोर, लंदन या फिर आप लोगों को बताना है बर्लिन। सही आंसर क्या है, देखता हूं कौन आंसर देता है। बात की जा रही है कि विच स्टेट हैज अनाउंस टू सेट अप नीति आयोग लाइक स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन। जैसा नीति आयोग का है ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाने जा रहे हैं। राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र, कौन सा राज्य कर रहा है ये। अगर बात करें 2022 के हिसाब से यहाँ पर विच कंट्री लार्जेस्ट जो बायलेटरल जो एक तरीके से बायलेटरल लेंडर है श्रीलंका को, यानी कि इसने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैसा दिया है। तो आप लोग सरप्राइज हो गए जानकर, बताइए कौन है, यूके, यूएसए, इंडिया या फिर चाइना। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट इंडियन टू विन द 4 मेडल यहाँ पर जो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के अंदर में, सुशील कुमार, गीता फोगाट, बजरंग पूनिया या योगेश्वर दत्त। सही आंसर क्या है आप लोगों को बताना है। सी सेट का क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करो, देखता हूं कौन कौन यहाँ पर आंसर देता है। उसके बाद में फिर आप लोगों से बात करूंगा, तब तक एक इंपॉर्टेंट लोकेशन डिस्कस करते हैं। बात की जा रही है यहाँ पर किसके बारे में, ये बात की जा रही है भिंडवास जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके बारे में। ये आप लोगों को हरियाणा के अंदर में देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी बात क्या है, ये एक मैन मेड यानी कि इंसानों के द्वारा बनाया गया एक एरिया है। इसको रिसेंटली अभी 2021 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया और 2009 में इसको बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया। तो जो अरावली वाली रेंज है वहाँ पर आप लोगों को नजर आएगा। और ये जो साहिबी रिवर भी आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं, इसके साथ में कनेक्टेड कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछे आते हैं। इसमें कई सारी स्पीसीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसमें वल्चर भी आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगे। इसके अलावा फिश वगैरह, मतलब अलग अलग तरीके के आप लोगों को जीव जंतु यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मैन मेड है एक तरीके से, यानी कि इंसानों के द्वारा बनाया गया एक ऐसा ये लेक, ये झील है बेसिकली, जो कि आप लोग यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये बात की जा रही है किसके बारे में, ये बात की जा रही है भिंडवास जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसके बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन बने तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइए क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। यहाँ पर ये ग्लोबल क्लीन एनर्जी जो फोरम है ये आप लोगों को देखने को मिलेगी कहाँ पर, ये है बेसिकली पीटर्सबर्ग। ठीक है, तो यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जो हैं वो इंडिया का डेलीगेशन लीड कर रहे हैं यहाँ पर, बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा यूएसए के अंदर में। तो आप लोग याद रखते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा सकता है, लगभग 30 के करीब कंट्री जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। नीति आयोग जैसी स्ट्रक्चर कौन बना रहा है, महाराष्ट्र बना रहा है। महाराष्ट्र के द्वारा बोला गया कि ऐसी स्ट्रक्चर बनाएंगे ताकि देश में बॉटम अप अप्रोच को लेकर चला जा सके। प्लानिंग कमीशन जो था टॉप टू बॉटम अप्रोच था, ये बॉटम अप अप्रोच की बातें करते हैं। ठीक है, इसी के साथ में इंडिया ने श्रीलंका को सबसे ज़्यादा यहाँ पर अभी फिलहाल जो है हेल्प की है, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। चाइना जो कि उसका लंगोटिया यार है वो भी पीछे छोड़कर भाग गया। ठीक है, तो ये बड़ी बात है। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन है, ये सबसे ज़्यादा जो जीते हैं वो है बजरंग पूनिया। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है। ये सी सेट का क्वेश्चन था, इसका आंसर आप लोगों को ए देखने को मिलेगा, यानी कि 40। एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने है, इसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छे से इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, आइए कुछ अंग्रेजी के शब्द सिखाता हूँ आप लोगों को। अंग्रेज नहीं बनाता हूँ, भारतीय रखेंगे। ठीक है पहला शब्द है ये साइफंड, यानी कि एक तरीके से बाहर निकालना, अपमान करना ही बोलते हैं कई बार एक तरीके से ना। ठीक है, कई शब्द आप लोगों ने सुने होंगे, तो इस तरीके का शब्द भी आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो ये साइफंड बोला गया है। ठीक है, नॉर्मली कई सारे और भी आप लोगों को यहाँ पर ना सिनोनिम्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे इसी का सोखना भी एक सिनोनिम्स है। ठीक है, इसी के साथ में खाना भी सिनोनिम्स होता है कई बार, एक तरीके से ईट अवे, इसको खा लिया पूरी तरह। ठीक है, तो इस तरीके से ये शब्द होते हैं, आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो आइडिया रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को कई बार न्यूज़पेपर में भी देखने को मिल जाते हैं, तो कोई कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट शब्द ये है इनकैप्सुलेट, यानी कि संक्षिप्त करना, चीज़ों को ना एक तरीके से आराम से एक तरीके से एक्सप्लेन करना, सारांश देना, जो शब्द आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिवाइस। डिवाइस होता है इजाज़त देना। ठीक है, हालांकि एक तरीके से बोलते हैं कई बार कि एक तरीके से मनमाने ढंग से भी बातें हो जाती हैं यहाँ पर। आप लोग ना किसी को कुछ काम करने के लिए इजाज़त देते तो वो कई बार मनमाना ढंग चलाना लगता है, तो वाली चीज़ें भी होती हैं। पर लेकिन कई बार इसको बोलते हैं एक तरीके से किसी चीज़ को इस तरीके से करना कि एक नहीं जो एक मतलब एक तरीके का आप लोग बोल सकते हैं कुछ एक इजाज़त देना, किसी चीज़ को क्रिएट करने का, कुछ एक तरीके से इंसान का जो एक तरीके से सही दिमाग लगाकर चीज़ों को क्रिएट करने वाली चीज़ें भी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि अपनी खुद की क्रिएटिविटी दिखाना, ऐसे बोल सकते हैं आप लोग यहाँ पर, इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो ये अच्छा शब्द है एक अगर देखा जाए तो। और ऐसे काम अक्सर वो नहीं कर पाता है जो कि काफ़ी फिकल हो, यानी कि एक तरीके से चंचल हो, अस्थिर हो, तो ये बोल सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग शब्द है ये भी।
ये शब्द है यहाँ पर, ये बोलते हैं पिकेंट, यानी कि सरस बोला गया बेसिकली हिंदी में, या चटपटा बोलते हैं नॉर्मली देखा जाए, यानी कि एक तरीके से ना काफ़ी स्पाइसी वगैरह अगर बोले, ज़िंदगी स्पाइसी हो रखी है आजकल। कई सारे बच्चे बोलते हैं क्या किया जाए सर, समझ में नहीं आ रहा है। वही करो जो समझ में नहीं आ रहा है, मतलब जो टफ लगे उसको करना कोशिश करो, चीज़ें जो है आसान लगने लगेगी। ज़िंदगी का नाम ही है यार, आप लोग चीज़ों को देखोगे ना, जो चीज़ें आप लोगों को टफ लग रही हैं वो चीज़ें आप लोग काम को करना स्टार्ट कर दो, वो चीज़ें आप लोगों को आसान लगने लगेंगी। पर लेकिन ध्यान रखिएगा, जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे उन चीज़ों की, आप लोग को ऐसे ही टफ लगती रहेंगी। और ये ज़िंदगी की रीत है यार, आप लोग नहीं करोगे तो कोई और करेगा। ज़िंदगी में अगर आप लोग आगे नहीं बढ़ोगे तो कोई और बढ़ेगा, ये ऐसा ही होता आ रहा है। अब वैकेंसी निकली हुई है, आप लोग अगर नहीं कर रहे हो उसके ऊपर काम, तो कोई और करके ले जाएगा। इसमें कोई जादू टोना है ही नहीं, कॉमन सेंस है यार। तुम मेहनत करोगे तुमको मिलेगी वो चीज़, तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा उसको मिलेगी वो चीज़। अब आप लोग अगर मेहनत कर रहे हो तो अच्छी बात है, और नहीं कर रहे हो तो वो भी अच्छी बात है, क्योंकि आप लोगों को लग रहा है कि नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए उस चीज़ को लेकर हमेशा थोड़ा सा माइंड में क्लैरिटी रखो, ताकि आप लोग चीज़ों को समझ पाओ, ठीक है। तो बेसिक चीज़ थी, फीडबैक जरूर देना कैसा लगा लेक्चर। बाकी अपना ध्यान रखिए, लाइफ को एंजॉय करते रहिए, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताएगा। और एप्लीकेशन के ऊपर जो रेगुलर क्लास हो रही है उनको एंजॉय करते रहिए, और थोड़ा सा पेशेंस भी रखिए। कुछ चीज़ें होती हैं जिनको थोड़ा टाइम लगता है करने में, जैसे कि PDF प्रोवाइड कराना, तो उसको लेकर कई सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं। कई बार लेक्चर जैसे कि वेबसाइट के ऊपर दिक्कत हो जाती है। तो यार टेक्निकल इशू हैं, जितने अपने हाथ में होते हैं उनको सोल्व जल्दी से जल्दी किया जाता है। जिससे लेक्चर नहीं चलाता तो चला दिया, तो थोड़ा सा उसको देखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।